चलो अब नीट 2019 का प्रॉब्लम देखते हैं। दिया हुआ है कि ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो इसमें तो हॉलो स्फीयर में तो हम लोग को याद ही रहता है क्या कि अंदर में इंटेंसिटी 0 होता है और बाहर में इंटेंसिटी 1/r² से घटता है। तो इसमें देख लीजिएगा, तो दिया हुआ डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर, ये स्मॉल r लेस देन r, ये बोल रहा है इनसाइड पॉइंट बोल रहा है ये, और ये आउटसाइड पॉइंट बोल रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है डिक्रीज कर रहा है इनसाइड पॉइंट पर, गलत हो गया। इंक्रीज कर रहा है इनसाइड पॉइंट पर, गलत हो गया। 0 इनसाइड पॉइंट पर सच है, डिक्रीजेज आउटसाइड पॉइंट पर, ये भी सच हो गया। तो ये वाला सही हो गया। 0 इनसाइड पॉइंट पर, इंक्रीजेज आउटसाइड पॉइंट पर, यह गलत हो गया। तो सी ऑप्शन सही हो गया। इसमें कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ये तो हम लोग को पहले ही याद रहता है। चलिए, दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेज ए एंड बी हैविंग चार्जेज +q and -q respectively are placed at a certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges becomes। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा कि यहाँ पर Q था और इससे कुछ दूरी पर, यह नहीं बताया है, -q होगा। ठीक है, तो इसके बीच में फोर्स F लग रहा है, तो ये हो जाएगा K Q1 Q2। चूँकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो साइन को नहीं लेंगे, तो K Q1 Q2/r², तो इतना फोर्स लग रहा होगा। अब कह रहा है क्या कि आप 25% ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो 25% ट्रांसफ़र कर दीजिएगा तो यहाँ पर 75% बचेगा। तो Q का 75% है जो कि बचा हुआ रह गया, इसका मतलब 3Q/4, ये डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। और यहाँ पर आ जाएगा तो -q है, तो इसका 25% इधर चल गया, माने इतना इधर चल गया। तो पहले इतना था, इतना और आ गया, तो अब कितना हो गया देखो तो -3Q/4 हो गया। तो अब न्यू फोर्स है जो कि किसके बराबर होगा बताओ तो K Q1 और Q2 का भी मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं बटा r²। r तो नहीं बदला है इसमें, तो यहाँ से हो गया क्या 9/16 K Q²/r²। यही वाला कितना दिया हुआ है, यही वाला F है, देखो ना यहाँ पे F है, तो यहाँ से कितना आ गया 9/16 F। इसका मतलब इतना ही फोर्स उस दोनों के बीच में लग रहा होगा, 9F/16। सी ऑप्शन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिमाग नहीं लगाना था तो कोई ऐसे भी बना सकता था कि F का मतलब दिमाग लगेगा, शॉर्ट में बनेगा कि इसमें है जो कि दिमाग नहीं लगाना। एक बार लिखें जो बोला, दूसरा बार लिखें, आपको पता चल गया। इसको ऐसे लिखता K Q1 Q2/r²। तो पहला केस और दूसरा केस में ये वाला नहीं बदला है, और पहला केस के रिस्पेक्ट में दूसरा केस में क्या हुआ, तो पहले Q था 25% ट्रांसफ़र कर दिया, मैंने 75% बचा हुआ रह गया, तो पहले के रिस्पेक्ट में ये 3/4 टाइम्स हो गया, और ये वाला पहले के रिस्पेक्ट में ये भी कितना हो गया, तो 3/4 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब फोर्स जो है वह 9/16 टाइम्स हो गया। फोर्स जो है आप बोल सकते हैं इतना टाइम्स हो गया। तो फाइनली F का वैल्यू कितना हो गया, F' का वैल्यू तो इतना टाइम्स हो गया। तो फोर्स कितना रहेगा, जितना टाइम्स हुआ इनटू ओरिजिनल वाला, तो 9F/16। ये विदाउट पेन के भी बनाया जा सकता था, वो तो हम आपको समझाने के लिए वैसे बताए हैं। ठीक है, तो दिमाग नहीं लगाना है तो यूजुअल रूल ये है। अदरवाइज टाइम्स वाला अगर आप जानते हैं करना तो ऐसे डील कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत मतलब बिना पेन टच किए हुए भी इसको एकदम आराम से आदमी देखेगा और थोड़ा सा सोच करके बना दे सकता है। ठीक है, तो ये वाला मेथड ज़्यादा बेहतर है। दिया हुआ है 2 पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज with linear charge densities plus lambda coulomb per meter and minus lambda coulomb per meter are placed at a distance of 2r in free space। ठीक है, what is the electric field midway between the 2 line charges। इसमें भी कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्लास में ही बताया जाता है क्या कि अगर यहाँ पर क्या है लैम्डा है, तो पहले क्वेश्चन के हिसाब से देख लेते हैं। तो कह रहा है 2 इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसमें से एक पर माइनस लैम्डा है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, इस पर कितना है प्लस लैम्डा है। ठीक है, और इस दोनों के बीच में डिस्टेंस दो दे रहा है वो 2 मीटर।
2r के बराबर है। तो कह रहा इस दोनों के मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट का मतलब इससे भी दूरी r हो गया और इससे भी दूरी r हो गया। तो बोल रहा है यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम लोग, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण हम लोग जानते हैं कि r दूरी पर इंटेंसिटी चूंकि पॉजिटिव है तो उधर होगा और कितना होगा, तो E का वैल्यू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई जो r है, तो दूरी कितना है कैपिटल R। समझ में आ रहा है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इंटेंसिटी पॉजिटिव के कारण उससे दूर होता है, निगेटिव के कारण उसके तरफ होता है। तो इसके कारण देखोगे तो उधर होगा 2k लैम्डा बाई r, और इसके कारण देखोगे तो इधर होगा, और कितना होगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये वाला भी, तो 2k, यहाँ माइनस लैम्डा नहीं पुट करोगे क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इतना बटा r। तो इसके कारण उधर इतना हो गया, इसके कारण इधर इतना हो गया। तो इस जगह पर ई नेट है जो कि कितना के बराबर हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दोगे तो 4k लैम्डा बाई r यही होगा। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में दिया हुआ है तो इसको खोल दीजिए, तो हो गया 4 लैम्डा बाई r, और k के जगह पर पुट कर दीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इससे इसको कैंसिल कर दीजिएगा, तो लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r। ठीक है, तो लैम्डा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r देख लीजिए कहाँ पर है, 4th ऑप्शन में, तो ये वाला मैच कर गया। ठीक है, अब बाकी ये सब डायग्राम बनाया जा रहा है ताकि आप समझिए। अगर थ्योरी बच्चा पढ़े हुए तो उसको पहले ही से याद है कि इसके कारण 2k लैम्डा बाई r, इसके कारण 2k लैम्डा बाई r, 4k लैम्डा बाई r, वो तो देख करके तुरंत कर देगा। तो ये सब समझाने के लिए डायग्राम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए, दिया हुआ है 2 मेटल स्फेयर्स, one of radius capital R and the other of radius 2r respectively have the same surface charge density sigma. They are brought in contact and separated. What will be the new surface charge densities on them? एकदम बताया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि इस पर चार्ज डेंसिटी कितना था, सिग्मा था, और इस पे भी चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा है। ये 2r है और ये क्या है, r है। तो जब भी दो बॉडी को कनेक्ट करता है तो हम लोग को पता है कि कनेक्शन करने के बाद टोटल चार्ज कितना होता है, तो q टोटल बटा r टोटल है, जिसमें निकालना उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस पर भी सिग्मा था, इस पर भी सिग्मा था, तो इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर सिग्मा होगा, और इस पर चार्ज कितना होगा, तो 4 पाई 2r का स्क्वायर इंटू सिग्मा होगा। तो इस पर टच करने के बाद चार्ज कितना हो जाएगा बताइए, तो टोटल चार्ज, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये 4 हो गया और ये हो गया, इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, 16 पाई r स्क्वायर सिग्मा। तो टोटल चार्ज हो गया इतना, तो टोटल चार्ज बटा टोटल रेडियस इतना, और जिसमें निकालना है उसी के रेडियस से मल्टीप्लाई करिए। ये सब क्लास में ही बता दिया जाता है छोटू। तो चार्ज इतना हो गया, तो आपको चार्ज नहीं पूछ रहा है, सरफेस डेंसिटी पूछ रहा है। तो सरफेस डेंसिटी कितना होगा इस पर, तो चार्ज है इतना 20 पाई r स्क्वायर सिग्मा बाई 3 बाई इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है। तो चार्ज निकाल दिए कनेक्शन के बाद, और उसके बाद फिर क्या करेंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करिए, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ से हो गया क्या, 5 सिग्मा बाई 3। तो इस पर तो 5 सिग्मा बाई 3 रहेगा। तो देखिए 5 सिग्मा 5 बाई 3, देखिए एक ही में आया, बाकी में आया ही नहीं। तो एक तो आप ऐसे ही कर सकते हैं कि इसको निकालने का ज़रूरत नहीं है, ये तीनों गलत हो गया, ये वाला सही हो गया, तो आप डायरेक्ट डी मार दे सकते हैं। लेकिन चलिए दूसरा हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो पहले इसका हम लोग क्या कर, अब डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो पहले इस पर चार्ज निकालेंगे बटा इसका एरिया, और इसका एरिया होगा 4 पाई 2r का स्क्वायर। तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, तो इस पर जो चार्ज होगा बटा इसका एरिया। अब इस पर चार्ज कितना होगा, तो चार्ज के लिए जब कनेक्ट करके अलग करते तो पढ़ाया ही जाता है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज हो गया इतना बटा टोटल रेडियस इतना, और इसमें निकालना है तो इसी से मल्टीप्लाई करिएगा। देखिए ये कैंसिल हो गया। ठीक है, और पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 से ये 5 हो गया, और ये वाला कितना हो गया देखिए, तो
ये हो गया 4r², तो r² से ये कैंसिल हो गया और ये वाला जो 4 बचा वो यहाँ से कैंसिल हो गया, तो ऐसे हुआ। तो कितना हो गया देखो, तो 5 सिग्मा/6। तो कहने का अर्थ है कि इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इतना है, इस पर इतना है, तो यही वाला हो गया। ठीक है, ऐसे ये वाला निकालने की ज़रूरत नहीं था, ये कैलकुलेट हो गया था, किसी से मैच नहीं कर रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है कि यही होना था। तो एक जनरल मेथड है जिसमें ऐसे बना सकते हैं। अगर बिना पेन टच किए हुए बनाना है तो क्लास में ही पढ़ाया जाता है कि अगर 2 स्फीयर है, 3 स्फीयर है, 4 स्फीयर है, जितना स्फीयर है, ठीक है, तो अगर टच करके अलग करते हैं तो चार्ज डेंसिटी जो होगा वो वाला इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस डबल है, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी हाफ होगा। तो इसका जितना भी चार्ज डेंसिटी होगा, इसका चार्ज डेंसिटी उसका हाफ होगा, ये श्योर शॉर्ट है। तो देखिए, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाफ है, नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये हाफ है, नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये हाफ है, नहीं है, इसके रिस्पेक्ट में ये हाफ है, हाँ है, इसलिए मैच कर गया। तो बिना पेन टच किए हुए भी उसको आप बना ले सकते थे। क्लास में जो पढ़ाया गया थ्योरी अगर क्लियर है तो आप देखिएगा कि एकदम बच्चा टाइप का सब क्वेश्चन बनते जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। और भी एक तरीका है, लेकिन खैर उसको छोड़िए, वही है पोटेंशियल को बराबर करने वाला, लेकिन हम लोग उतना करेंगे नहीं, डायरेक्ट इस वे से प्रोसीड करेंगे या जो शॉर्ट में बताएं उस ढंग से डील करेंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आइडेंटिकल है, ठीक है, ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड एज शोन इन दी सर्किट। सर्किट में जैसा दिया हुआ है कि वो दोनों देखो क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। ओके, फिर दिया हुआ है टर्मिनल्स A एंड B ऑफ द की K आर कनेक्टेड टू चार्ज कैपेसिटर C1 यूजिंग बैटरी ऑफ EMF V वोल्ट। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए ये दोनों कनेक्टेड है। तो जब ये दोनों कनेक्टेड है, ये खुला हुआ है, देखो जी, शुरू में ये वाला जो है वो बेकार हो जाएगा। कैसे बेकार होगा, तुम समझ में आ रहा होगा तुमको, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये दोनों कनेक्टेड है, तो ये सर्किट कंप्लीट है, ये सर्किट तो खुला हुआ है, तो वो बेकार में है। ठीक है, तो इसका जो पूरा जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आएगा। तो समझ रहे होगे कि जब तक ये डिस्कनेक्टेड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है नाउ डिस्कनेक्टिंग A एंड B, A और B को क्या कर दिया गया है, डिस्कनेक्ट किया गया है। द टर्मिनल B एंड C आर कनेक्टेड, मैंने इस दोनों को हटा कर करके इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, इसके साथ। तो जैसे ही इसके साथ कनेक्ट करिएगा, यहाँ से हट गया, तब ये बेकार हो जाएगा। ऐसे भी हम लोग जानते हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम बनाते हैं कि क्या किया गया है कि की को शिफ्ट किया गया। तो जैसे ही शिफ्ट इधर करिएगा तो डायग्राम कैसा हो जाएगा, ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन चलो देखो बना देते हैं। तो डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ऐसा डायग्राम जो है वो अब ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या हो गया कि ये वाला बेकार हो गया, लेकिन इसके अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका C माने तो इसका भी C माने है, क्योंकि आइडेंटिकल दिया हुआ है। इसके अक्रॉस जब यहाँ से लगा हुआ था तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी हो गया था। तो जब इधर से कनेक्टेड था तो वो बेकार था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था। ठीक है, अब उसको इधर से कनेक्ट किए हैं तो यहाँ पे आ गया, ऐसे कनेक्शन हो गया। अब ये बेकार हो गया, अब ये वाला हो गया। तो आपको बता रहा है कि जब आप शिफ्ट करते हैं तो कितना एनर्जी क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यही पूछ रहा है। तो इसका तो बनाने का क्लास में 2-3 मेथड बताया जाता है। पहला मेथड तो क्या होता है कि आप ऐसे सोचिएगा, ये किस टाइप का हो गया कि एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से पैरेलली कनेक्ट किए, एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से पैरेलली कनेक्ट किए, तो एनर्जी लॉस कितना होगा। तो डायरेक्ट एनर्जी लॉस का फॉर्मूला बताया जाता है कि हाफ C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V रिलेटिव स्क्वायर। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी था, इसका 0 था, तो V रिलेटिव भी ही हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर। क्लास में सब कुछ बताया जा चुका है। तो इतना हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, CV स्क्वायर बाई 4K। तो इतना एनर्जी लॉस हुआ, और एनर्जी था कितना, जब ये इससे कनेक्टेड था तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ना था जी। तो एनर्जी इनिशियल जो था, या इसको आप UI भी कर सकते हैं,
इनिशियल एनर्जी जो था वो हाफ सी वी स्क्वायर था, तो इतना एनर्जी था और पता चल गया इतना लॉस हो गया। तो देखिए ना इसका हाफ है, इसका मतलब 50% लॉस हो गया, 50% बचा हुआ रह गया। ठीक है, तो उसमें वही पूछ रहा है कि कितना परसेंट लॉस हुआ था, 50% लॉस हो गया, तो डायरेक्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तो एक मेथड तो ये हो गया, आप इस ढंग से डील कर सकते हैं। दूसरा मेथड आप ऐसे भी कर सकते थे कि जब इससे यहाँ से इसको शिफ्ट किया तो इससे कनेक्शन हुआ, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है कितना, Q²/2C। तो जब शिफ्टिंग करिएगा तो इस पर जो चार्ज होगा वो कुछ यहाँ से यहाँ जाएगा, लेकिन Q तो कांस्टेंट रहेगा। तो थ्योरी में ही बताया जाता है कि जब आप एक कैपेसिटर को दूसरे से कनेक्ट करिएगा पैरेलली, तो क्या होगा, चार्ज कुछ यहाँ का यहाँ जाएगा, यहाँ का यहाँ जाएगा, लेकिन टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये तो कांस्टेंट रह गया, ये भी कांस्टेंट है। तो पहले जो था इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस था जो C था, अब बाद में जैसे ही कनेक्ट हुआ तो अब कैपेसिटेंस कितना हो गया, इसके अक्रॉस 2C हो गया। तो पहले जो कैपेसिटेंस था ये वाला 2 टाइम्स हो गया, इसका मतलब एनर्जी जो है वो कितना हो गया, हाफ टाइम्स हो गया। ठीक है, तो समझ में आ रहा होगा हम क्या बोल रहे हैं। पहले Q तो कांस्टेंट रह गया, जैसे ही आप इधर किए तो क्या हुआ, शेयरिंग ऑफ चार्ज हुआ मगर टोटल चार्ज कांस्टेंट रह गया। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। पहले इस पॉइंट के बीच में कैपेसिटेंस C था और बाद में है जो कि कैपेसिटेंस कितना हो गया, 2C हो गया। तो ये डबल हो गया, इसका मतलब टोटल ये हाफ हो गया, तो 1/2 टाइम्स हो गया। इसका मतलब फाइनल एनर्जी जो है वो 1/2 टाइम्स है। तो 1/2 टाइम्स है, इसका मतलब 1/2 टाइम्स लॉस हुआ, इसका मतलब 50% लॉस हो गया। तो आप इधर से भी सोच सकते थे। ठीक है, और भी 1-2 मेथड है, लेकिन इतना ही से हम लोग काम चलाएंगे। ठीक है, तो कुछ है नहीं, अगर कोई बच्चा बनाना चाहेगा तो इधर से सोच करके बिना पेन उठाए भी बना सकता है। ये भी कुछ है नहीं, इससे भी आपको 30 सेकंड में बन जाता है, 35 सेकंड में इधर से भी बना सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब क्या है कि जेई मेन का प्रॉब्लम है। ठीक है, दिया हुआ है कि 3 चार्जेज +Q, Q + Q आर प्लेस्ड रिस्पेक्टिवली एट डिस्टेंस 0, D/2 एंड D फ्रॉम दी ऑरिजिन ऑन दी x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस पर है, ऑरिजिन पर है, D/2 पर है और D पर है। ठीक है, इफ दी नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई +Q प्लेस्ड एट x = 0 मतलब ऑरिजिन पर इज 0, देन वैल्यू ऑफ Q इज, ये बोल क्या रहा है कि ये x एक्सिस है। ठीक है, तो x एक्सिस पर एक चार्ज यहाँ पे +Q रखा हुआ है, D/2 पर कौन रखा हुआ है, Q रखा हुआ है, ऐसे लिख दिया है, Q है यहाँ पे, और D पर, यहाँ से D पर, तो एक तरह से आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से D/2 पर कितना रखा हुआ है, +Q रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, दिया हुआ 3 चार्ज है x एक्सिस पर, एक ऑरिजिन पर, एक D/2 पर और एक D पर। यहाँ से D हो गया तो ये D/2 है, तो ये भी D/2 होगा, मैंने एक ऐसे ही लिख दिए। फिर बोल क्या रहा है कि इस पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, तो इस पर नेट फोर्स 0 लगेगा। इसका क्या मतलब है कि इस पर पहले देखेंगे कौन कौन लगाएगा, तो इसके अलावा और कौन कौन है, फोर्स कैसे देखते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन है, तो इसके अलावा ये है और ये है। ठीक है, तो इस पर ये दोनों लगाएगा, तो 2 फोर्स लगेगा और नेट 0 है, तो ये तो दिखाने का जरूरत नहीं, तो पहले ही से जानते हैं कि किसी पर 2 लगेगा और नेट 0 है, इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो इसके कारण इस डायरेक्शन में F का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो KQ1Q2/r², इतना बटा r² हो जाएगा D²। तो इसके कारण इधर लग रहा है, तो एकदम 100% इसके कारण इस डायरेक्शन में लगेगा और फोर्स उतना ही होगा। तो इसको F से रिप्रेजेंट किए तो ये भी F ही होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा रहेगा। तो इसके कारण इस पर फोर्स कितना लगेगा, KQ और Q बाई इसके बीच का दूरी स्क्वायर, तो इसके बीच का क्या है, D/2, तो डायरेक्टली लिख देते हैं D²/4, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 4KQQ/D²। तो इस पर नेट फोर्स 0 है, तो इसके कारण अगर इधर लग रहा है तो इसके कारण इधर लगेगा और मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा, तो करो, देखो मैग्नीट्यूड को बराबर कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्शन को फिजिकली हम लोग देख लिए। तो यहाँ से हो गया KQ²/D², ये बराबर हो जाएगा किसके, 4KQQ/4।
डी स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दो, के से के कैंसिल कर दो, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, तो q का वैल्यू कितना आ गया, q/4। और हम लोग क्लास में इस ढंग का क्वेश्चन को डील कर चुके हैं कि यहाँ से जो भी रिजल्ट आता है वो मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है। अगर साइन देखना है तो सोचना पड़ेगा कि इसके कारण इस पर इधर लगा तो इसके कारण इधर लगा, तो इसके कारण इस पर इधर लगेगा, ये तभी पॉसिबल है जब इस दोनों का नेचर अपोजिट है। तो मैग्नीट्यूड बाय जितना हो गया, और अगर साइन के साथ करोगे तो q का अपोजिट है, इसका मतलब -q/4। क्लास में कराया जाता है जी, लाइन ऑफ फोर्स वाला केस में भी बताया जाता है कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के मैग्नीट्यूड के, और साइन देख कर करके को ओवरऑल लिखते हैं, वो क्लास में कराया जाता है। तो ये कहानी हो गया। तो मैग्नीट्यूड वाइज हो गया कितना, इतना, और साइन के साथ इतना। तो कुछ ऐसा नहीं था कि इसमें कुछ सिली मिस्टेक होता, क्योंकि क्लास में ही बताया जाता है कि साइन को देख लेना। मैग्नीट्यूड से खेल खेलेंगे, साइन को देख लेंगे, जब तक कि वेक्टर फॉर्मेट में नहीं पूछता है। वेक्टर फॉर्मेट में पूछेगा तो फिर मैग्नीट्यूड से खेल नहीं खेलते हैं, वेक्टर फॉर्मेट से खेल खेलते हैं। खैर छोड़ो, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। तो इतना हो गया, इसका मतलब डी ऑप्शन हो गया, ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। चलो अब आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, दिया हुआ है कि 2 पॉइंट चार्जेज Q1 जिसका वैल्यू कितना है √10 माइक्रोकूलम एंड Q2 वैल्यू है -25 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड ऑन दी x एक्सिस एट x = 1 एंड x = 4 रिस्पेक्टिवली। इस दोनों पॉइंट का लोकेशन दे दिया है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट y = 3 मीटर ऑन दी बाई एक्सिस। मैंने ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ये वाला जो है वो बाई एक्सिस है, और कह रहा है कि x = 1 पर और x = 4 पर। तो x = 1 पर जो है वो कितना है, तो √10 माइक्रोकूलम है, और x = 4 पर कितना है, तो -25 माइक्रोकूलम है। और आपको है जो बाई एक्सिस पर पूछ रहा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 3। बाई एक्सिस पर यहाँ से 3 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपको क्या बताना है, इंटेंसिटी बताना। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना, इंटेंसिटी जो पूछा है वो देखो तो वेक्टर फॉर्मेट में दिया है कि स्केलर फॉर्मेट में दिया है, वेक्टर फॉर्मेट में दिया है। अगर स्केलर फॉर्मेट में रहता तो इसके हिसाब से यहाँ निकालते, इसके यहाँ से हिसाब से यहाँ से निकालते मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ले लेते। लेकिन चूंकि वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो वेक्टर फॉर्मेट में ऑप्शन दे तो दिमाग एकदम नहीं लगाना, ठीक है। दिमाग लगाना है तो दूसरे ढंग से बनेगा। हम लोग अभी पहला बार में क्या करेंगे कि अगर वेक्टर फॉर्मेट में ऑप्शन दे दे तो दिमाग को एकदम शांत कर लेना है, और सब कुछ को वेक्टर फॉर्मेट में लिख कर करके सीधे जोड़ देंगे, आंसर चला आया। सोचना ही नहीं कि कौन किधर है। वेक्टर फॉर्मेट का ये बेनिफिट है। तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ इंटेंसिटी निकालना है, तो इसके कारण निकाल देंगे। अब वेक्टर फॉर्मेट में निकालेंगे, मतलब हम लोग ज़्यादा सोचेंगे नहीं, इसके कारण वेक्टर फॉर्मेट में निकाल देंगे, इसके कारण वेक्टर फॉर्मेट में निकाल देंगे और सीधे जोड़ देंगे, आंसर चला आएगा, ठीक है। फिर हम इसको स्केलर फॉर्मेट में ही बताएंगे। स्केलर फॉर्मेट वाला मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर उसको दिमाग लगा करके कंपोनेंट तोड़ करके बनाएंगे। तो अभी पहले हम लोग चूंकि ऑप्शन दिया हुआ है वेक्टर फॉर्मेट में, ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हम लोग वेक्टर फॉर्मेट से स्टार्ट करेंगे। इसलिए क्वेश्चन में बोला जाता है जी कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले ऑप्शन को देखिए ताकि आपका दिमाग क्लिक करे। तो ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा के क्यू इतना बाई आर क्यू। तो इससे इसका दूरी जो होगा आर क्यू, तो ये वाला कितना हो गया देखिए, तो ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ये 1 है ये 3 है, तो ये हो जाएगा √9 + 1, तो कितना हो गया √10। तो समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी होगा के क्यू बाई आर क्यू, तो √10 का क्यू हो जाएगा 10√10, तो के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर। तो देखो यहाँ निकालना है तो इसका मतलब यहाँ हेड होगा, इसके कारण निकालना है तो यहाँ टेल होगा। तो अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में लिखो तो 0। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे, तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0। तो देखो कितना हो जाएगा, हेड माइनस टेल करो आर वेक्टर में, तो 0 - 1 मतलब -i और 3 - 0, तो इसका मतलब 3j। ठीक है, तो इसके कारण यहाँ इंटेंसिटी कितना हो गया के क्यू बाई आर क्यू इंटू आर वेक्टर प्लस किधर है दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि वेक्टर फॉर्मेट से लिख रहे हैं। चलो इसके कारण अगर देखना है तो इसके कारण कुछ ऐसा होगा,
तो हो जाएगा के क्यू, तो क्यू के जगह पर -25 माइक्रो, माइनस क्यों लिखे समझ में आया ना, क्योंकि हम लोग वेक्टर फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। तो के क्यू बाई आर क्यू, ठीक है। तो ये समझना, ये 4 है, ये 3 है, तो तुरंत समझ गए होगे कि ये वाला 5 हो जाएगा। तो आर क्यू का वैल्यू हो जाएगा 125 इंटू आर वेक्टर, तो दिस माइनस दिस, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4,0 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाइएगा तो हो जाएगा -4i कैप, और इसमें से इसको घटाइएगा तो हो जाएगा +3j कैप, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लीजिए, √10 से √10 कट गया, और यहाँ से ये 5 बार में कट गया, ठीक है। अब समझना छोटू, हम लोग क्या करेंगे कि k माइक्रो और 5 को कॉमन कर लेंगे, तो हो जाएगा k माइक्रो बाई 5, इसको कॉमन कर लिया k माइक्रो बाई 5, तो यहाँ 1/2 बच, मैंने यहाँ पर 2 बच गया नीचे में, तो इसको करोगे तो जाएगा -i कैप बाई 2 प्लस 3j कैप बाई 2, ठीक है। और यहाँ से k माइक्रो बाई 5 कॉमन हो गया था, तो माइनस यहाँ पर करोगे तो हो जाएगा कितना +4i कैप, और ये माइनस यहाँ जाएगा तो -3j कैप, इतना हो गया। अच्छा, इसको लिखोगे 9 × 10⁻9, तो ये 9/5, 9 × 10⁻9, तो 10⁻9 है 10⁻−6, तो 10⁻3 हो गया, तो यहाँ लिख दिया -10⁻3। अब इसको करके देखिएगा तो 4i कैप है, ये है, तो 8 में से 1 गया तो हो गया +7i कैप बाई 2, और इसको देखिएगा तो ये गया यहाँ पर से, तो ये हो गया -3j कैप बाई 2, वो कर लीजिएगा, इसका हाफ है तो हो जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे इसको। तो इसमें क्या किया जा सकता है, देखो ऑप्शन किस फॉर्मेट में दिया है, 10⁻2 के टर्म में दिया है। अच्छा, यहाँ पर सॉरी प्लस में होगा, क्योंकि यहाँ 10⁻9 है, यहाँ 10⁻−6 है, तो यहाँ +3 होगा। तो 10⁻2 के टर्म में दिया है, तो क्या करोगे देखो तो यहाँ से ये समझ रहे होगे कि इसको लिखेंगे हम लोग कैसे, 10⁻2 × 10, और 10 से ही कट जाएगा, तो ये समझ रहे होगे कि ये 10⁻2, और जो 10 था ना उससे कटा तो कितना हो गया, यहाँ 2 हो गया। इसको 10⁻2 × 10 लिखो, तो 10 इससे कटा था, 2 बचा ना जी यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डील करना है, देखो नीचे से 2 कॉमन होकर के इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से क्या आ गया 10⁻2 बाहर हो गया, अब बाकी सब अंदर में है, तो 10⁻2 बाहर रखो और बाकी को अंदर कर दो, तो यहाँ से कितना हो गया 9×7 = 63i कैप हो गया -27j कैप, इतना हो गया इंटू 10⁻2, तो यही हो गया 63i कैप -27j कैप इंटू 10⁻2, किस में है, इसमें है 63i कैप -27j कैप इंटू 10⁻2, तो यही वाला आंसर हो गया। समझ आता, वेक्टर में था इसलिए दिमाग नहीं लगाएं कि इसके कारण वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिए, इसके कारण वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिए और सीधे जोड़ दिए, किधर है क्या है उससे कोई मतलब नहीं, तो इस वजह से प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर स्केलर फॉर्मेट से आपको डील करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब अगर क्या है कि स्केलर फॉर्मेट में ही बनाना है तो आप इसको ऐसे प्रोसीड करिएगा कि 1 मीटर के दूरी पर, ठीक है, यहाँ से कितना है 1 मीटर के दूरी पर एक चार्ज रखा हुआ है, कितना √10 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, और यहाँ से 4 मीटर के दूरी पर कितना रखा हुआ है, तो -25 माइक्रो कूलम रखा हुआ है, ठीक है। और हमको क्या करना है कि यहाँ से 3 मीटर के दूरी पर निकालना है। तो वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग निकाल चुके हैं, स्केलर फॉर्मेट में क्या करेंगे, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे कि पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो ये प्लस है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और ये 1 है ये 3 है, तो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा कि √10 मीटर अभी ये कैलकुलेट किए थे। तो इसके कारण इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी E1 कितना हो जाएगा देखिए, तो E1 का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा KQ √10 माइक्रो, तो KQ बाई R², तो √10 का स्क्वायर 10 हो गया, तो इसको कैंसिल करिएगा तो हो जाएगा √10, ठीक है। तो ये कितना हो गया K माइक्रो बाई √10, इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इतना होगा, ठीक है। और इसके कारण देखेंगे तो उसके कारण जो होगा वो, चूंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, मतलब कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका E2 दे दिया, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा K और इसका Q, अब माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं जी, तो KQ बाई
इसका डिस्टेंस, तो ये 4 है, ये 3 है, तो ये वाला हो गया है 5 मीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू और इसका डिस्टेंस का स्क्वायर, तो इतना हो गया। तो इसको कैंसिल कर दीजिएगा तो आ गया के माइक्रो। तो इसके कारण मैग्नीट्यूड इधर इतना है और इसके कारण मैग्नीट्यूड इस डायरेक्शन में इतना है। अब चूंकि हमको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करिए, कंपोनेंट में तोड़ दीजिए। तो इसका कंपोनेंट टूटेगा तो एक इधर टूटेगा एक इधर, तो इसको अल्फा मान लीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी कंपोनेंट में तोड़ेंगे तो इसको मान लेते हैं हम लोग बीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसके पैरेलल ये और ये ऐसे हो रहा है, तो ये अगर बीटा है तो ये भी बीटा है। ठीक है, तो अगर वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो E1 को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखिएगा, E1 का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस अल्फा, तो E1 का वैल्यू हो गया के माइक्रो बाई रूट 10 और कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा कितना होगा, इतना बाई इतना, तो ये हो गया 1 बाई रूट 10 माइनस आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन इधर है और उस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो के माइक्रो बाई रूट 10 का साइन अल्फा, साइन अल्फा कितना हो जाएगा, तो इतना बाई इतना, इसका मतलब 3 बाई रूट 10 जे कैप। ठीक है, और E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, तो E2 वेक्टर का भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, तो E2 कॉस बीटा, तो E2 हो गया के माइक्रो कॉस बीटा, तो कॉस बीटा कितना हो जाएगा, देखिए तो ये हो गया 4 है, ये राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये 4 है ये 5 है, तो ये वाला हो गया 4/5। ठीक है, और डायरेक्शन आई कैप, क्योंकि इसका डायरेक्शन इधर होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, तो प्लस कितना हो जाएगा देखिए, तो E2 का साइन बीटा इस डायरेक्शन में, तो साइन बीटा हो जाएगा इतना बाई इतना, तो ये हो गया 3/5, ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कितना है, तो माइनस जे कैप है। तो अगर आपको नेट निकालना, आप देख रहे होंगे कि इसीलिए बेहतर था कि वेक्टर फॉर्मेट में है तो वेक्टर फॉर्मेट में कर दो, स्केलर फॉर्मेट में था तो स्केलर फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में ऑप्शन देगा उसी फॉर्मेट में करोगे ज़्यादा आसान होगा। तो ई नेट का वैल्यू हो गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। ठीक है, तो E1 वेक्टर कितना हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर को जोड़ो, तो कहने का अर्थ है कि आई कैप को आई कैप से जोड़ोगे, जे कैप को जे कैप से जोड़ोगे। तो देखो यहाँ देखो 10 है, ठीक है, और यहाँ 5 है, तो यहाँ 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी 10 बन गया, तो ये हो गया 8K माइक्रो, और ये 10 तो पहले ही से है, और ये वाला हो गया -K माइक्रो, तो ये समझ में आ रहा होगा कि होगा 7K माइक्रो। 8 यहाँ 2 2 से करो तो 8 हो गया, जिसमें से 1 खत्म हो गया, तो 7K माइक्रो बाई 10 आई कैप। ठीक है, प्लस E2 सॉरी क्या कहता है, आई कैप को जोड़ दिए और जे कैप को जोड़ो, तो देखो यहाँ पर 10 है। ठीक है, तो तुम ऐसा करना कि यहाँ 2 करो 2 करो, तो ये हो गया -6K माइक्रो और यहाँ पर हो गया 3K माइक्रो, तो यहाँ से कितना हो गया यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, -3K माइक्रो बाई 10 जे कैप। अब यहाँ से क्या करिएगा, K माइक्रो बाई 10 को कॉमन कर लीजिए, तो K माइक्रो बाई 10 को हम लोग कॉमन कर लिए, तो यहाँ से हो गया 7 आई कैप, तो K माइक्रो बाई 10 3 जे कैप, इतना हो गया। अब चूंकि 10⁻² के टर्म में लिखना है तो K को लिखेगा 9 × 10⁻9, आई है 10⁻⁻6, तो ये कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻3/10। ठीक है, और ये कितना हो गया 7 आई कैप -3 जे कैप, इतना हो गया। तो यहाँ से हो गया 10⁻², और चूँकि 9 को अंदर में करना है तो हो गया 10⁻², आई हो गया 63 आई कैप -27 जे कैप। ठीक है, तो देखिए 63 आई कैप -27 जे कैप, इतना हो गया। तो समझ में आ रहा है, तो ये दूसरा मेथड हो गया, लेकिन हम बोलेंगे कि ऐसे बनाना बेवकूफ़ी है, चूँकि ऑप्शन वेक्टर फॉर्मेट में दिया है तो वेक्टर फॉर्मेट में बनाइए, बेस्ट है। ठीक है, तो आप दोनों ढंग से समझ गए होंगे। अब दिया हुआ है कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस r विथ ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो r = a/r² e⁻² -2r/a। जैसे ही रो को वैरी करता हुआ देखेंगे तो दिमाग में घंटी बजेगा। ठीक है,
मतलब कहने का सेंस क्या है कि ये पढ़ाया ही जाता है 3 केस। रो कांस्टेंट है, फॉर्मूला याद रख लीजिए, रो वैरी करेगा तो वहाँ से 2 केस, रो वैरी कर रहा इक्वेशन दे दिया तो हम लोग को पता है कैसे डील करना है, और रो वैरी कर रहा है और दिया हुआ नहीं है वही कैलकुलेट करना है, तब दूसरे वे से डील करते। तो ये तीनों थ्योरी आपको पढ़ा दिया गया है एज ए टाइप, उसको दिमाग में रख करके डील करिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा केस है, 3 केस में कौन सा है कि रो वैरी कर रहा है और रो का इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है, तो अब कुछ भी पूछे पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रोसीड तो वैसे ही करना है। तो करा इफ़ क्यू इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, टोटल चार्ज है, देन माने रेडियस आर कितना होगा। तो ये सवाल थोड़ा सा हल्का कर दिया है कि केवल रेडियस के ही टर्म में पूछ रहा है, रेडियस को ही क्यू के टर्म में पूछ रहा है, इंटेंसिटी पूछता है, पोटेंशियल पूछता है, इस ढंग का सवाल हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें कहने का सेंस क्या है कि हम ये डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग को डायरेक्ट याद रहता है कि क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 4πr² dr, ये हो जाता है वॉल्यूम, 4πr² dr ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो, तो रो का वैल्यू दिया है a/r² e⁻²r/a। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कहाँ, तो कि टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है तो 0 से कैपिटल R तक। माने हम लोग को इतना बार हम लोग इस ढंग का सवाल बना चुके होते हैं कि ध्यान में रहता ही। हालांकि हम यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो इसमें करना क्या रहता है कि R दूरी पर जाइए और एक क्या लीजिए, स्फेरिकल सेल लीजिए और उसके बाद dr थिकनेस उसका कर दीजिए। इसका थिकनेस कितना है, dr। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस सेल में चार्ज निकालेंगे, तो 4πr² माने इतना पेंट हो गया और dr मतलब टोटल पेंट हो गया, तो 4πr² dr, तो जितना पेंट खर्चा होगा वही वॉल्यूम हो गया इंटू डेंसिटी। ठीक है, तो ये बनाना नहीं है, तो हम खाली यूजुअली बता दिए। क्लास में इतना कर दिया था कि भाई आपको डायरेक्ट रटना है 4πr² dr और रो का इक्वेशन लिखिए, इंटीग्रेट करिए। तो चलिए डील करते हैं। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 4πa, तो 4πa को आप बाहर कर दीजिएगा, तो इसको और इसको बाहर कर दिए। अब कौन बच गया, तो ई पर पावर इतना dr बच गया। ठीक है, ई पर जो पावर है वो लीनियर है, तो उसमें भी क्या करना है कि कुछ मानना नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए। तो ई पर पावर x का ई पर पावर x होता है, तो इतना हो जाएगा बटा r के जो बगल में है उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 0 से r तक। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और इसको इधर कर दोगे तो हो जाएगा -2π, माइनस यहाँ चल गया। ठीक है, तो 2πa ये वाला इधर गया, अब ये ख़त्म हो गया। तब इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको r पुट करिएगा तो e पर पावर -2r/a हो जाएगा, स्मॉल r के जगह पर कैपिटल R। इसको 0 पुट करिएगा तो 0 पुट करिएगा तो 0 हो गया, तो e⁻01 हो गया, तो -1 हो जाएगा। तो q का वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, अगर पूछता क्यू कितना होगा तो यही जवाब देते, लेकिन वो आपको पूछा है रेडियस बताइए क्यू के टर्म में, तो अगर r निकालना है तो सबको इधर फेंकिए, तो यहाँ हो जाएगा q/ इसको फेंकिएगा तो -2πa, तो ये इधर चलाया, फिर इसको इधर कर दीजिएगा तो हो गया +1 इक्वल टू e⁻²r/a। ठीक है, देखो चूंकि r लाना है तो आपको थ्योरी में ही पढ़ाया था कि किसी पर पावर हुआ वही वैल्यू कैलकुलेट करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो इधर भी लॉग लीजिएगा तो हो जाएगा ln 1 - q/2πa, इतना हो गया। ln ऐसे है ना, तो इधर लॉग ले लिए हम लोग, और इधर भी ln लीजिएगा, तो ln लीजिएगा तो ये वाला आगे फेंका जाएगा, तो हो जाएगा -2r/a। ln e का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डील करेंगे, आपको r ना कैलकुलेट करना है तो इसको इधर फेंकिए, तो इसको इधर फेंकिएगा तो हो जाएगा -a/2 ln 1 - q/2πa, इतना हो गया। ये बराबर हो गया किसके, r के, तो यही आंसर होगा। अच्छा, आगे में क्या है कि माइनस किसी में नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस को यहाँ फेंक देंगे, और यहाँ जैसे ही फेंकेगा तो ये टर्म नीचे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा ln a/2 तो रहेगा ही, तो a/2 माइनस को इधर फेंक दिए, तो ये हो जाएगा 1/1 - q/2πa, इतना हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्या किए, इस माइनस को यहाँ फेंक दिए हैं तो समथिंग पर पावर -1 थी, वो हो गया 1/ इतना। ठीक है, ये बराबर हो गया r के, तो r का वैल्यू हो गया a/2 ln 1 - 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस इतना, तो यहाँ तो a है, यहाँ a/2 है, और यहाँ भी a/2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई इतना,
तो इसका मतलब कौन हो गया, यही हो गया, ये वाला नहीं होगा। तो समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। इसमें कुछ है नहीं, देखो वैरी करता है तो सवाल अच्छा माना जाता है, लेकिन चूंकि इतना रिपीट हम लोग थ्योरी में कर चुके होते हैं ना इस ढंग के प्रॉब्लम को कि अभी एकदम बच्चा जैसा लगना चाहिए आपको, तो आप समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर एक बात और बोलना चाहेंगे हम कि अगर देखा जाए तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, देखो जबकि मैच कर गया है मगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। रीज़न क्या है कि आपको लॉग पढ़ा दिया गया है, अगर लॉग में दिक्कत है आप लॉग वाला मतलब लॉगरिथम इनटू लॉगरिथम जिस वीडियो में पढ़ाया गया है ना उसको जाके आप देख ले सकते हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। समझना क्या बोल रहे हैं, यहाँ लॉग में कुछ नहीं लिखा हुआ था, आपको लॉग में ही पढ़ाया जाता है कि जब तक लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया हुआ हो तो आपको ये मानना है कि उसके बेस में 10 है, और हम लोग इंटीग्रेट करके लाए हैं। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से जब भी लॉग आता है तो बेस में ई रहता है। तो समझना ln है इसका मतलब बेस में ई है, और यहाँ चारों ऑप्शन दिया है किस में, बेस 10 में। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि वो चारों ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। लेकिन चूंकि चारों में बेस नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है ln ही समझ लेते, लेकिन ln समझना नहीं है। अगर जो ऑप्शन में क्या करता कि ये भी ऑप्शन देता और ये भी ऑप्शन देता तो फिर क्या होता कि ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाता। तो ऐसा दिमाग में मत बैठा लेना कि लॉग के बेस में कुछ नहीं दिया है तेरे यहाँ मैच कर जा रहा है, बेस में ई होता है, ऐसा नहीं। लॉग में कुछ नहीं दिया हुआ है तो बेस 10 है, 10 है, 10 है, 10 है, और यहाँ बेस कितना आया है ई। अगर बेस 10 में लिखना है तो 2.303 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो 2.303 को अगर मल्टीप्लाई करिएगा 2.303 को तो फिर यहाँ पर कितना आ जाता है बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर इसको आप करिएगा तो 2.303 करिएगा तो कितना आ जाएगा 1.15 ऐसे करके आएगा। तो 1.15 लॉग, तब फिर क्या हो जाता कि यहाँ पर अगर 1.15 ऐसे करके देते तब ये ऑप्शन सही हो जाता, ये ऑप्शन गलत हो जाता, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो क्या होना चाहिए था कि ज़्यादा अगर क्लोज देखिए तो ये वाला है, ठीक है, तो ये होना चाहिए। अब इसमें पूरा क्लियर करके नहीं दिया, ये समझ में आया ना। ये गलत क्यों है क्योंकि बेस में ई है, और ये गलत क्यों है क्योंकि यहाँ पर अगर केवल ए नहीं रहेगा, अगर बेस 10 में खुलेगा भी तो 2.303/2 होगा, तो यहाँ पर 1.15 देना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 1.15 लॉग दिस, तब ये वाला सही हो जाता, ठीक है, और ये वाला क्या हो जाता, गलत हो जाता। अब इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं सही है, तो अब क्या बोले इसमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ए चार्ज Q इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियाई ए बी सी। ए से बड़ा है बी, बी से बड़ा है सी, ठीक है। मैंने सबसे अंदर में ए रेडियस वाला होगा, फिर बी वाला, फिर सी वाला, ठीक है। सच दैट देयर सरफेस चार्ज डेंसिटीज आर इक्वल टू वन एनदर, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि 3 स्फेरिकल सेल है, कंसेंट्रिक है, मतलब सबका सेंटर यहाँ है, इसका रेडियस ए है, इसका रेडियस बी है, और इसका रेडियस क्या है सी है, और सबका चार्ज डेंसिटी सेम है। इस पर सिग्मा है, इस पर भी सिग्मा है, इस पर भी सिग्मा है, ठीक है। तो कह रहा है कि द टोटल पोटेंशियल एट ए पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम देयर कॉमन सेंटर वेयर आर इज लेस देन ए, मतलब आर दूरी पर निकालना और इससे छोटा है, इसका मतलब इसके अंदर में कोई पॉइंट है आर दूरी पर, तो यहीं पर हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। चलो इसका नाम हम पी दे देते हैं। तो पोटेंशियल निकालिए, तो सब पर सिग्मा सेम दे दिया। तो इसको भी बनाने का 2-3 मेथड। एक मेथड क्या हो जाएगा छोटू कि डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करेंगे सिग्मा मान के, सिग्मा डाटा नहीं दिया है लेकिन सिग्मा मान के, जो भी चीज़ को कांस्टेंट बोलता है तो हम लोग उसी का डाटा मान कर करके प्रोसीड कर जाते हैं, बाद में उसके जगह पर पुट कर देते हैं डाटा। तो चलो यहाँ पर निकालते हैं पोटेंशियल। तो पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा बताओ। तो इसके रिस्पेक्ट में ये अंदर का पॉइंट है तो डायरेक्ट हो जाएगा KQ/R। तो K और Q कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर Q हो जाएगा 4πA² इंटू सिग्मा, तो KQ अब बटा R। तो R का वैल्यू तो यहाँ पर A है, प्लस इसके कारण रिस्पेक्ट में भी अंदर का पॉइंट है, तो इसके रिस्पेक्ट में अंदर का पॉइंट है, तो फिर हो जाएगा KQ बटा R। तो K और Q के जगह पर कितना हो जाएगा 4πB² सिग्मा। तो KQ अब बाई उसका रेडियस B, प्लस
इसके रिस्पेक्ट में भी ये अंदर का पॉइंट है तो हो जाएगा के, और यहाँ पर जो क्यू है तो 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा बाई इसका रेडियस सी। तो इतना ही पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग कि 4 पाई सिग्मा, सब में कॉमन है, के भी कॉमन है, तो 4 पाई सिग्मा और के इसको कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा ए। अब 4 पाई सिग्मा के कॉमन कर लेंगे तो बी, और यहाँ से सी हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि इतना ही पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर। तो अगर Q के जगह पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा देता है, ये नहीं बोलता कि Q को ही डिस्ट्रीब्यूट किया गया, Q को ही यहाँ दिया गया है और ऐसा दिया गया है कि चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर चार्ज Q नहीं देता, बोलता सीधे किस पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 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 है, बताइए पोटेंशियल कितना है, तो डायरेक्ट इतना करते। लेकिन हमको डाटा सिग्मा के टर्म में नहीं दिया, वो तो हम माने हैं ना अपने सहूलियत के लिए, ठीक है। तो हमको डाटा किस में दिया है, Q के टर्म में दिया है। इसका मतलब अब सिग्मा को ही हटा करके Q पुट कर देंगे, आंसर चल आएगा, ठीक है। तो Q तो डिस्ट्रीब्यूटेड है जी, Q को यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, यहाँ दिया गया, तो इसका मतलब Q जो है टोटल चार्ज जो है वो बराबर होगा इसके चार्ज के प्लस इसके चार्ज के प्लस इसके चार्ज को। कैपिटल Q को डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ दिया गया है, तो इसका मतलब कैपिटल Q बराबर होगा इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज। इस पर कितना चार्ज होगा बताओ तो 4 पाई ए स्क्वायर एरिया इंटू सिग्मा, इतना चार्ज होगा इस पर कितना चार्ज होगा तो 4 पाई बी स्क्वायर सिग्मा, और इस पर कितना चार्ज होगा तो 4 पाई सी स्क्वायर सिग्मा। तो तीनों पर चार्ज निकाल के जोड़ दिए तो वो टोटल चार्ज के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, भी को Q के टर्म में लिखना है, तो Q के टर्म में लिखना है तो सिग्मा को हटाना है। कई एक तरीका, यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकाल करके इसमें पुट कर लीजिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा करते हैं ना कि 4 पाई सिग्मा, देखो ना 4 पाई सिग्मा सब में कॉमन है, तो डायरेक्ट 4 पाई सिग्मा का ही वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा Q, अब 4 पाई सिग्मा कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई सिग्मा कॉमन करिएगा बी स्क्वायर और वहाँ से सी स्क्वायर। तो इसका मतलब एक तरह से ऐसा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये बराबर हो गया 4 पाई सिग्मा के। और इसी को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे इसके जगह पर, ठीक है। आप सिग्मा का ही वैल्यू निकाल के पुट करते तब भी वही आता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से क्या आ गया वी पी इक्वल टू, तो वी पी का वैल्यू हो गया के, और सुन ना के को भी देखो तो 1/4πε0 में लिखा है ना, तो हम लोग इसको खोल दे रहे हैं। तो वी पी का वैल्यू हो गया के को लिख दिए 1/4πε0, तो के अब 4 पाई सिग्मा के जगह पर इसको पुट कर दिए, तो ये हो गया Q बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो वी पी का वैल्यू हो गया के, 4 पाई सिग्मा की जगह पर इसको पुट कर दिए और इसको पुट कर दिए ए प्लस बी प्लस सी, तो यही वाला हो जाएगा। देखिए Q ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तो ऊपर में केवल सी ऑप्शन में है, 4πε0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एग्जैक्ट मैच कर गया, तो एग्जैक्ट मैच कर गया तो ऑप्शन सी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और भी है, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ही बनाया जाता है कि ए बी सी बराबर नहीं है, लेकिन हम ऐसा मान सकते हैं कि जस्ट टच में है, तो ए बी सी का वैल्यू बराबर हो गया, तो ए बी सी का वैल्यू बराबर होता तो हम लोग सोल्व करते और ऑप्शन में भी वही कंडीशन मारते तो निकल जाता, वो एक मेथड होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट मेथड यही है कि हम लोग सिग्मा, चूँकि सिग्मा कांस्टेंट दिया तो सिग्मा मान करके इसको लिख दिए, लेकिन ऑप्शन सिग्मा के टर्म में नहीं है, Q के टर्म में है, तो हम लोग क्या किए कि Q का वैल्यू चूँकि डिस्ट्रीब्यूटेड है सब पर, तो जोड़ करके सिग्मा का वैल्यू निकाल लिए, पुट कर दिए, चला आया, तो ये वाला चला है, ठीक है। और भी बहुत सारा तरीका है, अगर सिग्मा नहीं मानना रहता तो क्या करता कि पहले Q1 Q2 Q3 मानता, फिर वो दूसरा मेथड रहता छोटू, तो उसमें हम लोग क्या करते कि Q1/4 पाई ए स्क्वायर, तो इस पर Q1 Q2 सिग्मा नहीं मानते, इसको मानते, तो यहाँ पर सिग्मा हो जाता है इतना, और चूंकि सिग्मा सब पर सेम है तो इसका मतलब क्या करते Q2/4 पाई बी स्क्वायर, तो इसका सिग्मा निकाल लिए, और इसका सिग्मा कैसे निकलेगा Q3/4 पाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि चूंकि सिग्मा बराबर है तो इसका सिग्मा निकाले Q के हिसाब से, इसका भी निकाले इसका भी निकाले, और क्या है कि बराबर कर दिए।
अब पोटेंशियल निकालना है P पॉइंट पर, तो ये हो जाता है K Q1 बाई इसका रेडियस A, फिर हो जाता है K Q2 बाई इसका रेडियस B, क्योंकि सबके रिस्पेक्ट में ये अंदर का पॉइंट है, इसके रिस्पेक्ट में भी होता है K Q3 बाई C। तो यही कहानी है, ठीक है। और हम लोगों को एक रिजल्ट और पता है क्या, कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये किसके बराबर है, Q के। तो कहने का सेंस क्या है कि आप इस तीनों से डील कर लीजिएगा तो आपका आंसर फिर से यही वाला चल आएगा, ठीक है। तो ये मेथड है, और भी मेथड है, और अगर स्मार्टली डील करना चाहोगे इसी में क्या करोगे कि Q1 Q2 Q3 का वैल्यू सबको पुट करके यहाँ पर सॉल्व कर लो, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कुछ मान लेना, Q1 Q2 Q3 पुट करोगे ना तो एक वेरिएबल का टर्म में आएगा, पुट करके डील कर लोगे चल आएगा, ठीक है। चलो एक मेथड और हम क्या बता सकते हैं कि है यही चीज़ लेकिन उसको घुमा घुमा करके, देखो तुमको इसमें समझ में आ गया, मैटर खत्म है, हम तो खाली ऐसे ही बता रहे हैं। और भी किया जा सकता है कि चूंकि सब में सिग्मा बराबर है तो अगर इसका Q1 माने तो पहला पर चार्ज हो जाएगा Q1 और दूसरा पर चार्ज कितना होगा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका रेडियस कितना टाइम से, तो B/A टाइम से, तो सिग्मा कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पर चार्ज कितना होगा, तो होगा B/A का स्क्वायर टाइम्स, तो इसका मतलब इतना होगा। और तीसरे पर चार्ज कितना होगा, तो C/A का स्क्वायर इतना हो जाएगा, और तीनों को जोड़ के Q के बराबर कर देना, ठीक है। तो यहाँ से Q1 निकल जाएगा, फिर पोटेंशियल निकाल लोगे चल आएगा। बहुत सारा मेथड है, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड ये है जो तुमको आराम से समझ में आया होगा, ऐसे करके ऐसे कर दिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और इस ढंग का प्रॉब्लम कराया भी जाता है। इतना के अलावा भी हम बता रहे कि हिट एंड ट्रायल मेथड से वो बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे, अगर क्लास में थ्योरी वगैरह सब पढ़ चुके होंगे तो क्लियर होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ 2 स्क्वायर प्लेट्स ऑफ साइड ए सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस d, ठीक है। d बहुत छोटा है a से, ये दिया हुआ है। द लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन इज फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k से है जो कि फिल किया है जैसा फिगर में दिखाया गया है। तो कह रहा है कैपेसिटेंस बताइए इस कैपेसिटर के। इसको भी बनाने का 2-3 तरीका है। एक तरीका जो तुमको बताया है कि कैपेसिटर फिल करता है तो उसका सबसे ज़्यादा स्मार्ट मेथड क्या होता है कि हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड से बनाते हैं। हीट एंड ट्रायल से कैसे बनाते हैं कि जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर k है, तो तुम क्या करो k का भी वैल्यू 1 कर दो। जैसे ही तुम k का वैल्यू कितना करोगे, इस k का वैल्यू कितना कर दोगे, 1 कर दोगे, ठीक है। तो अगर k का वैल्यू तुम 1 कर दिए तो क्या हो गया कि ये एयर है या k का वैल्यू 1 कर दिया तो ये भी एयर बन गया, तो ये एयर तो मैंने एक तरह से पूरे एयर हो गया। तो जब पूरे एयर हो जाएगा, समझ रहे होगे तुम, हिट एंड ट्रायल मेथड क्लास में ही बताया गया है जी कि k का वैल्यू अगर तुम 1 कर दोगे तो पूरे में ये एयर है ही है, ये एयर हो जाएगा, तो पूरा एयर हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, A/0/d। और चूंकि दिया हुआ है कि स्क्वायर प्लेट ना है जी, तो ये वाला A तुमको दिख रहा है, अंदर में भी A होगा, क्लास में ही बताया गया है A है और ये भी A है। क्लास में बताया था ये A है ये B है, तो एरिया AB हो जाता है। यहाँ A है तो एरिया A² हो गया, तो A²/0/d। तो जब ट्रायल मेथड से बनाएंगे, ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड होता है ट्रायल मेथड। जब भी इंसर्शन करेगा ऐसा कर सकते हो तुम। तो तुम ट्रायल मेथड से तुम बनाओगे तो k का वैल्यू 1 क्वेश्चन में पुट करने पर कैपेसिटेंस इतना आया, तो इसका मतलब जो ऑप्शन k का वैल्यू 1 पुट करने पर इतना ही वैल्यू दे देगा, इसका मतलब वही वाला सही आंसर है। आई होप तुम समझ रहे होगे। तो यहाँ k का वैल्यू 1 पुट करो, तो k का वैल्यू 1 पुट करोगे तो हो जाएगा A²/0/2d, और यहाँ A²/0/d है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ k का वैल्यू 1 पुट करो तो ये 1 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ 1 पुट करोगे तो ये 0 है, और यहाँ 1 पुट करोगे तो ये भी 0 है, तो ये 0/0 का केस हो गया। तभी एग्जैक्टली पता नहीं है, तभी इसको रहने दो, ये तो गलत हो गया। यहाँ k की जगह पर 1 पुट करो तो ये 1 हो गया, और यहाँ पुट करोगे तो 2, तो हो जाएगा A² ε0/4d।
क्या ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई 4d है? नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। चलो यहाँ के का वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ 1 पुट करोगे 0, यहाँ 1 पुट करोगे तो 1, तो ओवरऑल 0। तो क्या के इक्वल टू 1 पर इतना आया? नहीं। तो हम लोग समझ गए हैं कि के इक्वल टू 1 पर ये वाला इसके बराबर नहीं है, ये वाला इसके बराबर नहीं है और ये वाला भी इसके बराबर नहीं। तो ये फिक्स हो गया कि ये तीनों गलत है। जैसे ही ये तीनों गलत हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो ट्रायल मेथड से ऐसे ही बनाते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है कि बिना पेन टच किए हुए आप बना सकते हैं। तो क्या हो गया कि ये गलत हो गया, ये सही हो गया। ठीक है, तो अगर छांटना है तो आप ये समझ गए कि ये सही आंसर है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में तो हम लोग क्या करेंगे कि टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर है तो अब हमारा काम ये दिखाना रह गया है। ठीक है, ऑप्शन छांटना है तो ऑप्शन छट चुका है कि ये तीनों गलत है, तो ऑब्वियस बात यही सही होगा। लेकिन यहाँ पर हमको चूंकि सीखना है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि k इक्वल टू 1 पर ये 0 है, k इक्वल टू 1 पर 0 है, तो 0/0 का केस हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो अगर कैलकुलेट करना है उसको तो हम लोग क्या कर देंगे ना कि लिमिट मार देंगे, लिमिट k टेंडिंग टू 1। तो लिमिट k टेंडिंग टू 1 पर अगर इसका वैल्यू हम इतना दिखा दिए, इसका मतलब k इक्वल टू 1 पर इतना है, इसका मतलब मैच कर गया। तो चूंकि वो 0/0 का केस है, एक चीज तुम समझना, k का वैल्यू यहाँ पुट किया, लिमिट नहीं लिए, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पता चल गया। लेकिन यहाँ 0/0 का केस आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लिमिट क्या कर देंगे, k टेंडिंग टू 1 मार करके उसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो k एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d k माइनस 1 ln k। ठीक है, तो देखो 0/0 केस ये ना बना रहा है जी, तो जो भी 0/0 केस बना रहा है उसको रहने दो, बाकी को बाहर फेंको। तो बाहर फेंकोगे तो k का वैल्यू 1 हो गया, तो ये वाला तो ऐसे ही रह जाएगा, इतना बाई d लिमिट k टेंड्स टू 1 ln k बाई k माइनस 1। और जब 0/0 का केस है तो तुम जान रहे हो कि डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाई d, और इसको करोगे तो ln k का 1/k हो जाएगा, और इसको k करोगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो तुम समझ रहे होगे लिमिट k टेंड्स टू 1। और तो लिमिट अब 1 पुट करो, देखो तो 0/0 केस आता है, नहीं आता है, तो 1 पुट करोगे तो ये 1 हो गया। तो कहने का अर्थ क्या हो गया, ये a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई d के बराबर हो गया। देखो ये वाला इसके मैच कर गया, तो इसका मतलब ये सही आंसर है। तो अगर केवल ऑप्शन छांटना है तो कोई मैटर ही नहीं है, ये सब गलत है, ये सही है, हो गया। लेकिन हम तुमको करके दिखाएं, जान करके कि देख लो वो वाला इसके बराबर होना ही चाहिए, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, और करके दिखाएं तो हो गया। इसके हेल्प से हम एक चीज़ और आपको सिखाना चाहे हैं कि कभी भी ट्रायल मेथड भी बनाइए, और अगर 0/0 केस, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी केस, जो भी है जो कैलकुलेट नहीं हो सकता, लिमिट में हम लोग पढ़ते ही क्या है, जो सिंपली कैलकुलेट नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग लिमिट लेते हैं। तो ये 0/0 केस हो गया, इसको सिंपली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो लिमिट ले लिए। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत सारा तरीका है, लिमिट का तो बहुत सारा तरीका है। ln k को ही खोल दो तुम, तो खोल करके उसका लिमिट मार दो, तो तब भी चला आता। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेता, एग्जाम में 3 ऑप्शन छट गया, वो वाला हो गया, बात खत्म। ठीक है, वो तो हम इसको आपको बताएं। तो एक मेथड ये हो गया। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है इसका, तो आपको ये क्लास में ही रटवा दिया जाता है, चूंकि IIT में पूछे हुए, तो वही पूछेगा तब भी कोई बात नहीं, और उससे रिलेटेड भी पूछेगा तब भी कोई बात नहीं, तो उससे रिलेटेड है। तो आपको क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि इसके बीच का सेपरेशन d है, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं आप, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं। ठीक है, तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक रख दिए हैं, और इसमें भी एक डाइलेक्ट्रिक आप रख दिए हैं, और इसका एरिया a है। तो ये क्लास में ही रटवा दिया जाता है कि आता है इंटीग्रेशन से, यहाँ से x जाइए, dx पोर्शन पकड़िए, इसका क्या करिएगा, कैपेसिटेंस निकालिएगा, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो चल आता है। वो भी हम करके दिखाते हैं। अभी तत्काल क्या है कि इसको क्लास में ही बता दिया जाता है कि इसको याद कर लेना जी। यही एक केस है जिसमें इंटीग्रेशन लग जाएगा। जब इंटीग्रेशन लग जाएगा तो टाइम किल करेगा, तो क्या करना कि डायरेक्ट याद कर लेना। तो इसका कैपेसिटेंस कितना होता है, a एप्सिलॉन नॉट बाई d, और उसके बाद a एप्सिलॉन नॉट बाई d इतना, और बाकी यहाँ पे आता है, क्या आता है, तो k2 k1 बाई k2 माइनस k1 ln k2 बाई k1। ये अगर याद है, ये वाला कभी ना कभी ये पूछेगा, क्योंकि IIT में रिपीट किया है, जेईई मेन IIT में आया है, जेईई मेन में एकदम डिट्टो रिपीट कर देगा। तो ये वाला है,
ठीक है। फिर हम ये भी बताए थे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि यही वाला रहेगा, अब इसमें कुछ अलग अलग करेगा। जैसे कि यहाँ पर किया हुआ है, क्या किया है कि इसको एयर दिया है, इसको ये दिया है, इसका मतलब यही फॉर्मूला लगेगा। बस इसमें क्या करना है कि K1 के जगह पर 1 पुट कर दीजिए और K2 के जगह पर K, तो यहाँ 1 पुट कर दीजिए तो एयर बन जाएगा, और K2 के जगह पर K पुट कर दिया तो देखिए ना, इसमें K1 के जगह पर 1 और K2 के जगह पर K पुट करिए तो वो बन जाएगा। इसका मतलब इसी फॉर्मूला में इसको मार देंगे तो जो भी होगा वो हो जाएगा। तो अगर याद है तो अब देखिए बड़ा आसानी से बना सकते हैं। A/0/D और K1 के जगह पर 1 मारिए, K2 के जगह पर K मारिए तो ये वाला हो जाएगा K, और यहाँ पर K2 की जगह पर K, ये 1 तो ये हो जाएगा K-1 ln, और K2 की जगह पर K पुट करिए, K1 की जगह पर 1 पुट करिए तो ये हो गया K। देख लीजिए जिससे भी मैच करेगा हो जाएगा। तो A/0, अच्छा A का वैल्यू है जो कि किसके बराबर है, A² के बराबर है, तो ये हो गया A² ε0K/D K-1 ln K, ये वाला होगा। ठीक है, देख लीजिए A² ε0K/D K-1 ln K, ये वाला हो गया। ठीक है, तो ट्रायल मेथड से भी आप बना सकते हैं। ये भी एक मेथड अच्छा है जो कि कम टाइम में बना देगा, मतलब 30 सेकंड 35 सेकंड में बना देगा। तो आप ऐसे करके डील कर सकते हैं। JEE मेन में टाइम रहता है, 2 मिनट टाइम रहता है, लेकिन चलिए आप देखिए समझ में आ रहा है। तो ये याद रखिए क्योंकि इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट बनाइएगा या ट्रायल मेथड से बनाइए। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला करना है तो वो क्लास में तो कराया ही जाता है, लेकिन चलिए एक बार यहाँ भी बता देते हैं। तो अगर आप इंटीग्रेशन वाला करिएगा तो कैसे करिएगा कि इसको क्या करिएगा आप, ये दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है K है। ठीक है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ D है, ये कितना है A है। ठीक है, तो इसमें इसको क्लास में ही इंटीग्रेट करके बता दिया जाता है जी कि हम लोग क्या करेंगे कि पहले चूंकि वेरिएबल है, इसके बीच में गैप बदल ना रहा है। यहाँ पर क्या है कि इतना एयर है, इतना डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पर देखिएगा तो इतना एयर है, इतना डाइलेक्ट्रिक, यहाँ देखिएगा इतना एयर है, इतना डाइलेक्ट्रिक है, तो बदल रहा है। चूंकि डाइलेक्ट्रिक वाला लेंथ है, एयर वाला लेंथ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें x दूरी पर जाएंगे। ठीक है, और dx पोर्शन, dx बहुत पतला होगा, हम लोग इतना दिखा रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे, और इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए आप एक प्लेट से इसके बीच में निकाल रहे हैं। इसका अब 2 तरीका है कि पहले हम लोग इसका कैपेसिटेंस निकालेंगे तो इसका और इसका देखेंगे, और ये दोनों सीरीज में है तो उस ढंग से भी आप डील कर सकते हैं। या हम एक मेथड ये भी बताते हैं कि क्या है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर जाइएगा तो अगर अलग अलग मिल रहा है आपको तो एक तरफ से मूव करके दूसरे तरफ चल जाते हैं, तो यहाँ से भी 2 भाग खोल जाएगा। मेथड बहुत सारा है। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें क्या देखेंगे कि ये थीटा, क्योंकि हमको इसको पता करना है कि ये थिकनेस यहाँ से x दूरी पर कितना है, तो इसको मान लीजिए कि ये बाई है। अच्छा, ये बाई है तो ये समझ गए होंगे कि ये वाला हो जाएगा d - बाई। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में तो हमको dx के टर्म में x के टर्म में लाना है, तो पहले बाई को x के टर्म में लाइए। तो tan थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, d/a, तो ये बराबर हो जाएगा किसके, बाई/x के। तो यहाँ से बाई का वैल्यू जो हो गया वो d/a x हो गया। ठीक है, तो हमको बाई मालूम चल गया तो d - बाई भी मालूम चल जाएगा। तो d - बाई कैसे मालूम चलेगा, तो देखो अब x के टर्म में करना है तो बाई के टर्म में भी तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। बाई के टर्म में करोगे तो फिर ये भी लिखने का तुमको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन चलो d- अब बाई के जगह पर लिख दोगे d/ax, इतना कर दोगे। ठीक है, चलो ठीक है, रहने दो। तो अब यहाँ से 2 तरीका खुलेगा। एक तो क्या हो जाएगा कि पहले इसका कैपेसिटेंस निकालना, तो इसका निकालिए, इसका निकालिए, C1 × C2/C1 + C2 करिए। वो बुक में दिया हुआ था, आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी तत्काल उस ढंग से नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर चल जाएंगे, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए, तो अगर इसका कैपेसिटेंस निकाले तो कितना हो जाएगा, तो इसका एरिया, तो इसका एरिया ये dx है और अंदर में a होगा, समझ रहे हैं ना, ये dx आपको दिख रहा है, अंदर में a है, अरे प्लेट a ना है जी, तो ये dx है और a है, तो एरिया हो जाएगा a dx। ये एरिया हो गया इसका प्लेट का, A/0 बाई। अब यहाँ से यहाँ जब जंप करते हैं तो हवा में कितना है, तो हवा में तो है ये वाला केवल, तो वो वाला है मतलब कितना है
डी माइनस डी बाई ए एक्स, इतना डिस्टेंस हवा में है, ठीक है। और इतना डिस्टेंस क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। तो क्या करिएगा, डाइलेक्ट्रिक वाला का अगर आप करिएगा, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, डी माइनस, सॉरी इसको आप ऐसे कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, डी एयर वाला, तो एयर में तो इतना ना है जी, हाँ ठीक तो था, तो हो जाएगा डी माइनस डी बाई ए एक्स, इतना हो गया एयर वाला, ठीक है। और बाकी जो बचा तो क्या करिएगा, तो उतना बाई, तो बाई के जगह पर पुट कर दीजिएगा इतना, तो डी बाई ए एक्स बटा इसका के। ये वाला आपको तभी समझ में आ रहा होगा जब क्लास में आप थ्योरी पढ़े होंगे, ठीक है। थ्योरी में ही ये बात हम बताते हैं कि अगर जो मान लो कि ये है, ये K1 है, ये K2 है, इसका थिकनेस T1 है, ये T2 है, ठीक है। तो यहाँ से होता है ना ए एप्सिलॉन नॉट बाई एयर वाला जो भी रहता है इसके बीच में प्लस थिकनेस बाई K1 प्लस थिकनेस, ये T1 है, के इसको ऐसे कर दे रहे हैं, ये K2। इस ढंग से हम क्लास में ही बताते हैं, ठीक है। तो उसी से किए हैं कि अगर इधर से इधर करिएगा आप C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2 कर सकते हैं, लेकिन हम वो जान के नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ इसका कैपेसिटेंस निकालना है, तो यहाँ से यहाँ जाइएगा, तो एयर में कितना है, तो केवल इतना है, तो एयर वाला लिख दिए हम, और ये वाला तो इतना बाई के कर दिए। आई होप आप समझ रहे होंगे अगर पढ़े होंगे उसके। तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो ऐसा ही का निकाल देना, मैंने इंटीग्रेट करना है, एक्स का वैल्यू 0 से ए तक, ठीक है। यहाँ से बाहर कौन चल जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाहर चल जाएगा, तो यहाँ से बचेगा कौन, डी एक्स बाई अब यहाँ तुम देख लो तो हो जाएगा डी माइनस, देखो ऐसा करोगे, चलो नहीं यहाँ लिख देते, तो ये वाला हो गया डी ए एक्स, यहाँ पर से हो गया डी बाई ए के एक्स, ऐसा कहानी है, ठीक है। अब इसी को इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो सी इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, तो ए एप्सिलॉन नॉट है ना, डी को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो डी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से इंटीग्रेशन में बचेगा 0 से ए, एक्स का वैल्यू समझ रहे होगे कि 0 से ए तक करेंगे, क्लास में ही कराया गया है, यहाँ पर तो बोरिंग फील हो रहा है कि डी को ऐसे कर दिए बाहर। कंपटीशन में इतना नौटंकी नहीं करना है, जो शुरू में 2 को बताएं उसी ढंग से करना है, तो इसको बाहर कर दिए। अब यहाँ से देखिएगा, तो अगर इसको इधर फेंकिएगा तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, और डी को बाहर फेंक दीजिएगा, तो यहाँ ए के होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, ए के, ठीक है। फिर इसका वाला से क्या होगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो के बचेगा, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के एक्स, ठीक है। और फिर यहाँ पर तो ए के ही है, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस डी इंटू एक्स, डी एक्स नहीं है, डी इंटू एक्स है, और यहाँ पर कितना आ गया है, ए के, जो ए के ऊपर चल जाएगा उछल करके, कहते यहाँ जो हो जाएगा ए के, तो यहाँ से कितना हो गया देख लो, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, यही ना होगा जी। अब इसको क्या करिएगा, आप इंटीग्रेट करिएगा, तो इसको इंटीग्रेट करिएगा तो देखिए x को कॉमन कर लीजिए, यानी इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, इसको आप कर सकते हैं 0 से a, ठीक है। और इसको कर लीजिएगा डी एक्स, देख रहे हो एग्ज़ाम में इतना करेगा बुखारे लग जाएगा। यहाँ से हो जाएगा ए के, और यहाँ से x को कॉमन कर लो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, प्लस माइनस के प्लस डी एक्स, इतना। अब उसी को इंटीग्रेट करोगे तुम, तो नहीं लग रहा है डी एक्स बाई एक्स में लीनियर, तो उसका डायरेक्ट हो जाएगा कितना, एल एन, और वही वाला ए के प्लस माइनस के प्लस डी एक्स, एल एन इतना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स के जो बगल में है, तो अरे यार डी कहाँ से चला आया, डी तो गायब ना था, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 इंटू था इसे ना जी, डी तो हम लोग कॉमन ही कर लिए थे, तो यहाँ से कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के प्लस 1,
इसमें वैल्यू कितना पुट करिएगा, 0 से a। अब कर लीजिएगा, चलाएगा। इसको क्या करिएगा, बाहर खींच लीजिएगा, यहाँ पर क्या पुट कर दीजिएगा, a पुट कर दीजिएगा। ये चलो करके दिखा देते हैं, इसको हटाओ ना। तो कंपटीशन के लिए ये सब नहीं होता है, ये सब क्लास में सीखने के लिए होता है। कंपटीशन में जैसे बताएं वैसे करना। तो C इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k बाई डी, और यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस k। ठीक है, और इसको देख लो तुम, a पुट करो x के जगह पर, तो x के जगह पर a पुट करोगे, और फिर x के जगह पर देखो, x के जगह पर 0 पुट करोगे तो केवल ये बाकी रहेगा। ठीक है, और x के जगह पर a पुट करो तो हो जाएगा ln, तो यहाँ से हो जाएगा a k, और x के जगह पर a पुट करोगे तो हो जाएगा माइनस a k, x के जगह पर a पुट करोगे तो हो जाएगा प्लस a। तो इतना पुट कर दिया, फिर 0 पुट करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो माइनस ln वाला होगा जो डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा a k, ऐसे करके हो जाएगा। तुम समझ रहे होगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k, ये मॉड में ही होता है, बाई डी 1 माइनस k। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, देखो ये कैंसिल हो गया, 1 बाई k हो गया, 1 बाई k होगा, पावर में आगे जाएगा और एक इधर आएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस k माइनस 1 ln k। तो इसको कर लेना, तो a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट k बाई डी k माइनस 1 ln k। ठीक है, तो देखो वही वाला आ गया। लेकिन इस सबसे बेवकूफ़ी है, पता चला बनाते ही रह गए। तो ये तो समझाने में उतना टाइम लगा, अगर इंटीग्रेट करना रहेगा थोड़ा तेजी में होगा इंटीग्रेट। या यहाँ x के जगह पर y के ही टर्म में डाटा देते, ठीक है, तो y के टर्म में देते तो कैसे इंटीग्रेट करते, y के टर्म में देते तो जब यहाँ से जाते तो y का वैल्यू 0 से y का वैल्यू d होता। तो अगर y के टर्म में यहाँ डाटा पुट करते तो 0 से स्मॉल d तक करते और उसको डील करते। ठीक है, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं बनाया जाता, शुरू में जो बताए हैं उसी ढंग से आपको डील करना है। ठीक है, ओके। दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑफ एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ए सेपरेशन 3 मिलीमीटर। ठीक है, द गैप इज फिल्ड विथ 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ऑफ इक्वल थिकनेस, इक्वल थिकनेस का है, विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3, ये तीनों का दे दिया है। ठीक है, करा द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मटेरियल विच व्हेन फुल्ली इंसर्टेड इन द गिवन कैपेसिटर गिव्स सेम कैपेसिटेंस वुड बी। माने एक तरह से क्या कर रहा है ना कि ये तीनों है जो इक्वल एरिया में है, जो कि इंसर्टेड किया हुआ है, तो इसको हटा करके एक डाइलेक्ट लगा दो पूरे में कि कैपेसिटेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। इसका मतलब एक तरह से क्या किया, वो इसका क्या पूछ रहा है, इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेना है और उसको नेट के बराबर करना। नेट मतलब क्या हुआ कि एक लगा कर करके बराबर कर देना है। तो इसका एरिया a/3 है, a/3 है, a/3 है, और ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर तीनों पैरेलल में होगा, क्योंकि इसका भी इंड यहाँ यहाँ, इसका भी इंड यहाँ यहाँ, इसका भी इंड यहाँ और यहाँ है। ठीक है, तो मैंने कहने का अर्थ क्या है कि ये तीनों कैपेसिटर का एक पोर्शन यहाँ पर है, एक पोर्शन यहाँ पर है, तो तीनों क्या है, पैरेलल में है। तो इसको डील आप कैसे करिएगा, तो आप डील कैसे करिएगा कि उसका कैपेसिटेंस निकालिए। तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, a/3 एप्सिलॉन नॉट, और k का वैल्यू कितना है, K3 का वैल्यू कितना दिया है, 14/d। ये तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ d है, यहाँ d है, यहाँ d है, सबका सेपरेशन d ही है। ठीक है, तो इतना हो गया उसका। फिर इसका वाला निकालोगे, चूँकि सब पैरेलल में है तो सबको जोड़ते जाएंगे। तो a/3 एप्सिलॉन नॉट और k का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K2 का वैल्यू 12/d प्लस, सब थ्योरी पढ़ा दिया गया है जी, थ्योरी पढ़े होंगे, दिमाग काम कर रहा होगा। a/3 एप्सिलॉन नॉट K1, तो K1 का वैल्यू हो गया 10/d। ठीक है, अब क्या होगा, जो इक्विवेलेंट होगा उसका मान लेते हैं k है, तो पूरा k को इसमें इंसर्ट कर दीजिएगा, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो उसका एरिया तो हो जाएगा a, क्योंकि पूरे में इंसर्ट करिएगा इक्विवेलेंट वाला। तो a एप्सिलॉन नॉट और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं k/d, यही ना होगा। तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो गया, और a एप्सिलॉन नॉट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं
कि 1/3 तो कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 14 + 12 26 + 10 कितना हो गया 36 इक्वल टू के हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया 12 हो गया। ये इक्विवेलेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को घुमा करके बोला है कि कितना इंसर्ट किया जाए कि सेम कैपेसिटेंस हो। ठीक है, तो आप इसको समझ रहे इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे। चलिए, दिया हुआ है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस 12 पिकोफैराड इज चार्ज्ड बाय ए बैटरी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट बिटवीन इट्स प्लेट। ठीक है, चार्ज कर दिया गया। द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड एंड ए पोर्सेलिन स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.5 इज स्लिप्ड बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, करा द वर्क डन बाय द कैपेसिटर ऑन द स्लैब इज। देखो क्या बोल रहा है कि इसमें क्या किया है कि बैटरी से उसको चार्ज कर दिया है। तो बैटरी से जब चार्ज कर देगा तो उस पर चार्ज कितना हो जाएगा देखो तो 12 पिकोफैराड इंटू 10 है, तो क्या हो जाएगा इस पर हो जाएगा +120 पिकोफैराड +120 पिको कूलम हो जाएगा। ठीक है, और इस पे इतना ही हो जाएगा -120 पिको कूलम इतना हो जाएगा। अब बोल कह रहा है कि बैटरी को हटा दिया, जैसे ही बैटरी को आप हटाइएगा तो चार्ज कांस्टेंट रह जाएगा। और इसमें क्या कर रहा है कि पोर्सेलिन स्लैब मतलब एक डाइलेक्ट्रिक हो गया, उसको इंसर्ट किया इसमें, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर देगा, फुल्ली इंसर्ट करेगा। ये जगह उतना नहीं खाली रहेगा, यहाँ पर थोड़ा सा जो जगह दिख रहा है ना ऐसा नहीं, फुल्ली इंसर्ट कर दिया है, जिसका क्या है 6.5 है। तो बोल रहा है कि कैपेसिटर के द्वारा कितना वर्क किया गया, मतलब एक तरह समझ लो कि बोल रहा है कि फील्ड के द्वारा कितना वर्क किया गया। अगर एक्सटर्नल के द्वारा कहेगा करने के लिए तब तो हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल। अब बोल रहा है कैपेसिटर के द्वारा मतलब फील्ड के द्वारा, फील्ड के द्वारा का मतलब क्या हो गया U इनिशियल माइनस U फाइनल। ठीक है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। तो W कैपेसिटर के द्वारा कितना किया गया तो हो जाएगा U इनिशियल माइनस U फाइनल। U इनिशियल कितना था तो Q²/2C, तो Q का वैल्यू तो फिक्स है 120 पिको का स्क्वायर/2 और C, तो इसका कैपेसिटेंस कितना था तो कैपेसिटेंस तो कितना था 12 पिकोफैराड, तो ये हो जाएगा 12 पिकोफैराड। फैराड को इसे ही रहने दिए। ये इनिशियल हो गया, फाइनल कितना हो जाएगा तो चार्ज तो उतना ही रह जाएगा। ठीक है, बाई 2 और C कितना हो जाएगा तो इसमें क्या किए कि 6.5 ना है जी, तो 6.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो 12 × 6.5 12 पिकोफैराड था, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, चल आएगा। फिर इसका शॉर्टकट भी हम बता रहे हैं तो इसको डील कर लीजिएगा। तो कहने का सेंस क्या है कि इसको अगर 120 को कॉमन कर लीजिए तो हो गया 120 × 120 और एक P को भी कॉमन कर लीजिएगा। ठीक है, एक P को रहने दीजिएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से कॉमन कितना करिएगा तो 2 × 12 को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120 P को स्क्वायर में 120 कॉमन कर लिए P को, तो एक P बाहर यहाँ रह गया और 24 भी यहाँ से क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो P से P कट गया, तो यहाँ 1 बचा माइनस। फिर क्या हो जाएगा कि इसमें भी एक P बाकी रह गया और इतना कॉमन कर लिए, तो ये P से P कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6.5, इतना ही बचेगा। तो इसको डील कर लीजिएगा आप। तो यहाँ से 12 से ये हो गया 10 बार में, 2 से हो गया 5 बार में। ठीक है, तो ये हो गया 600 पिको और ये वाला कितना हो गया तो ये हो जाएगा 5.5/6.5। ठीक है, इसको ऐसे करिएगा, 5 से 11 बार में कर दीजिएगा, 5 से इसको 13 बार में कर दीजिएगा। समझ रहे होंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो गया देख लीजिएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 6600/13
ठीक है, पी को इस ऑप्शन में किस में दिया, पीको में ही दिया है, तो पीको ही रखते हैं। और चूँकि सब SI यूनिट में किए हैं तो जूल में होगा, कुछ है ही नहीं इसमें, तो इससे क्या होगा 13 × 5 = 65, 1 0 नहीं लगेगा तो 0 फिर 0 होगा। ठीक है, तो 100 हो गया ऊपर में। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स 8 के आसपास। ठीक है, तो इतना हो जाएगा पीको जूल। तो यही देख लीजिएगा, ये वाला मैच कर गया, तो यही हो गया। ऐसे इतना दिमाग नहीं लगाना था, अगर थोड़ा कम दिमाग लगाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एनर्जी जो होता है वो Q²/2C है, तो डाले हैं आप किसको, पोर्सलिन स्लैब को, तो क्या है कि ये तो चेंज नहीं हुआ, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जितना टाइम्स ज़्यादा होगा ये वाला उतना ही टाइम्स कम होगा। तो C तो है जो कि इंसर्ट करने से 6.5 टाइम्स ज़्यादा ना हो गया जी, तो ये 6.5 टाइम्स ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाला 6.5 टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब 1/, कितना हो जाएगा 1/6.5 टाइम्स कम हो जाएगा। तो फाइनल एनर्जी है जो कि कितना बचेगा, या चेंज निकालना है ना, वही तो वर्क देगा, तो चेंज कितना हो जाएगा। तो शुरू में एनर्जी था हाफ, C का वैल्यू कितना था 12 पीको इंटू V², तो V² हो गया 100, ये शुरू में था, चेंज हो गया कितना से 1/6.5 से, तो बचा कितना, तो 1 - 1/6.5। तो इसको डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते थे, 2 से ये 6 बार में कट गया, तो ये हो गया 600 पीको। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से करिएगा तो 5.5/6.5, ये कैंसिल हो गया, 5 से 11 बार में, 5 से 13 बार में, 6600 पीको जूल बाई 13। देखिए आप यहीं पर पहुँचे होंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि चार्ज दोनों से टाइम में क्या रह जा रहा है, कांस्टेंट रह जा रहा है। उसका रीज़न क्या है कि आप बैटरी से हटा दिए, अगर बैटरी लगा हुआ रहता तब इसको बनाना रहता था, तब भी आप बना सकते थे। उसका क्या रीज़न था कि जब बैटरी लगा हुआ रहता तो क्या होता कि इसको नहीं लिखते, हाफ CV² के लिखते, तब भी कांस्टेंट रह जाता। तो जो भी चीज़ कांस्टेंट रहेगा हम लोग उसका फॉर्मूला को उसी फॉर्मेट में जिसमें वो कांस्टेंट है उसी ढंग से लिख कर करके यूज कर लेते हैं टाइम्स वाला। और टाइम्स वाला तो क्लास में पूरा प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि जो भी क्लास में टाइप बताया गया है ना, उस ढंग से डील करिएगा तो ये भी बताया गया, ये भी बताया गया है, लेकिन इसको बुक वगैरह में नहीं देता, जनरली बुक वगैरह में भी ऐसे ही देता है। तो ये सब समझिएगा, थोड़ा सा जल्दी बनेगा। ठीक है, ओके। इन द फिगर शोन आफ्टर द स्विच S इज टर्न फ्रॉम पोजिशन A टू पोजिशन B, ठीक है, द एनर्जी डिसिपेटेड इन द सर्किट इन द टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस C एंड टोटल चार्ज Q। ठीक है, तो आप क्या किए हैं कि पहले इससे ये कनेक्टेड था, तो ये तो फुल्ली चार्ज हो गया होगा, तो चार्ज कितना हो गया होगा, ये तो शुरू में बेकार है क्योंकि वो खुला हुआ तो वो बेकार है, तो इस पर चार्ज कितना हो गया होगा, C × EMF, इतना चार्ज होगा। ठीक है, लेकिन आपको है ना जो कि बोल रहा है कि आपको EMF के टर्म में नहीं लिखना है, Q के ही टर्म में लिखना है। तो क्वेश्चन और आसान कर दिया कि इस पर डायरेक्ट Q हो गया। अब इसको क्या करिएगा कि उससे कनेक्ट करिएगा, जैसे ही उससे कनेक्ट करिएगा तो ये वाला खुल जाएगा, तो ये बेकार हो जाएगा। तो फिर ये कौन सा टाइप पकड़ा गया, फिर ये टाइप पकड़ा गया कि एक चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से आप क्या कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं। दिमाग ही नहीं लगाना है। एनर्जी लॉस बोल रहा है, तो एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा, एनर्जी लॉस जाएगा हाफ C1 × C2 बाई C1 + C2 V रिलेटिव स्क्वायर। तो इसका शुरू में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था EMF, और उसके अक्रॉस कितना था 0, तो V रिलेटिव इतना ही हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3/8 C × EMF। ठीक है, और C × EMF इस पर चार्ज था, तो जितना चार्ज इस पर रहेगा उधर भी करिएगा तो चार्ज उतना ही रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा लेकिन टोटल चार्ज तो उतना ही रहेगा। तो शुरू में जितना चार्ज इस पर C × EMF आ जाएगा, उधर करने के बाद इस दोनों पर नेट चार्ज भी उतना ही रहेगा। ये तो यूजुअल चीज़ है। तो इसका मतलब कहने का अर्थ हो गया कि 3/8 Q। अच्छा, ये EMF² ना है, तो EMF² है यहाँ पर, तो आप ऐसा कर दीजिएगा कि इसको C और C से ऐसे कर दीजिएगा, तो C यहाँ पे रह जाएगा, और C × EMF ये Q हो जाएगा, तो ये Q² हो जाएगा। तो आप देख लीजिएगा 3/8 ये वाला हो गया, देखिए ना यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और अगर यूजुअली आप डील करना चाहते हैं
टाइम्स वाला से डील करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं कि एनर्जी का वैल्यू कितना होता है Q²/2C। तो शुरू में और बाद में ये वाला कांस्टेंट है, ठीक है। तो शुरू में कैपेसिटेंस C था, बाद में कैपेसिटेंस टोटल कितना हो जाएगा देखो तो 4C के बराबर हो जाएगा। तो ये वाला हो गया 4 टाइम्स। तो ये समझ में आ गया होगा कि U फाइनल कितना हो जाएगा। अरे शुरू में C था, बाद में 3C हो गया प्लस C, तो 4C हो गया। तो ये 4 टाइम्स ना हो गया जी। तो फाइनल चार्ज हो जाएगा कितना, फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब लॉस कितना हो गया, तो 3/4 टाइम्स है जो कि लॉस हो गया। तो लॉस हो गया 3/4 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ठीक है। तो ये हो गया 3/4, इनिशियल हो गया Q²/2C। तो यहाँ से कितना आ गया 3Q²/8C। आप ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, कुछ किए नहीं है। इसको जैसे ही आप उधर ट्रांसफ़र करिएगा तो पहले C था और बाद में अब जैसे ही ये कनेक्ट होगा तो ये दोनों पैरेलल में ना आ जाएगा तो 4C हो जाएगा उसके बीच में। तो ये 4 टाइम्स होगा तो ये 4 टाइम्स कम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 1/4 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये बचा रहा 1/4, तो लॉस कितना हो गया था 3/4, और उसको ऐसा कर दिए चल आया। तो ये एज यूजुअल चीज़ है, कुछ नया नहीं है। पहला बार देखिएगा तो नया लगेगा, ठीक है, लेकिन क्लास में चूँकि गुजारा जाता है तो नया नहीं है। ये सब तो आपको देखा देखा लग रहा होगा। टाइप ध्यान रखिएगा कि ये टाइप है, ऐसे प्रोसीड करते। देख रहे होंगे सब टाइप रिपीट कर रहा है। एक चार्ज कैपेसिटर को दूसरे से कनेक्ट किए, तो यहाँ पर तो अनचार्ज रहता है तो क्वेश्चन आओ हल्का होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज Q इज सराउंडेड बाई एन अनचार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फेरिकल सेल। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ द सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ द आउटर सरफेस ऑफ द हॉलो सेल बी V, ठीक है। करा इफ द सेल इज नाउ गिवन ए चार्ज -4Q, द न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस इज। तो कहने का सेंस क्या है कि ये बोल रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है, कंडक्टिंग है। तो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का मतलब हो गया कि मटेरियल के व्यू से वो सॉलिड हो सकता है, चार्ज के व्यू से तो हॉलो ही रहेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि मटेरियल के अंदर में चार्ज, कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में चार्ज नहीं रह सकता। तो मटेरियल के व्यू से ये सॉलिड होगा, लेकिन चार्ज के व्यू से क्या रहेगा, हॉलो। तो हर हालत में जो भी चार्ज दीजिएगा वो यहीं पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू +Q दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि ये अनचार्ज कंडक्टिंग सेल से, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं दिया गया है, ठीक है। इससे क्या है कि ये है जो कि घिरा हुआ है, और बोल रहा है कि इस दोनों के बीच में, माने इसके आउटर सरफेस और इसके आउटर सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, तो देखो समझना पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो चूंकि ये थीन है तो आप बिना इंडक्शन किए हुए भी अगर पोटेंशियल का निकालिएगा तो काम तो चल जाएगा, ठीक है। थीन है इसलिए, अगर ये वाला ठीक रहा था तो तब तो क्या करते कि हम लोग इंडक्शन करते तभी ही पोटेंशियल निकाल सकते थे। थीन वाला में क्या होता है कि स्पेशल केस पकड़ाता है कि आप इंडक्शन करके निकालिए चाहे विदाउट इंडक्शन निकालिए, वो आ जाता है एक ही। उसका रीजन क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। तो कहने का सेंस क्या है कि इस पर चार्ज रहेगा तो इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग रहेगा और इसके कारण यहाँ पोटेंशियल कुछ अलग रहेगा, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। अब बोल क्या रहा है कि इस पर आप क्या किए हैं, इस पर क्या किए हैं कि बाद में आप एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिए, कितना -4Q। शुरू में नहीं था, बाद में आप डाले कितना, इस पर -4Q। तो बोल रहा है अब बताइए कि इस पॉइंट, इसके आउटर सरफेस है, इसके आउटर सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो ये क्लास में डिट्टो हम एक्सप्लेन किए हैं कि अगर जो कंसेंट्रिक रहेगा, 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं, जितना भी रहेगा कंसेंट्रिक रहेगा, तो अगर आप आउटर सरफेस पर आप चार्ज दीजिएगा, सबसे बाहर वाले पे आप चार्ज दीजिएगा, तो पोटेंशियल इसका भी चेंज होगा, इसका भी चेंज होगा, लेकिन जितना से इसका चेंज होगा उतना ही से इसका चेंज होगा, और इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं कि यहाँ पर जितना चार्ज दिए तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हो गया
क्यू अब बटा इसका रेडियस, यहाँ पर भी पोटेंशियल हो जाएगा के क्यू बटा इसी का रेडियस। तो इसके कारण यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा, यहाँ का पोटेंशियल चेंज होगा, लेकिन इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रह जाएगा, कांस्टेंट। या क्लास में एकदम डिट्टो एक्सप्लेन किए हुए, तो इसमें कुछ दिमाग ही नहीं लगाना था आपको, तो पेन भी नहीं उठाना था। आप सीधे देखते क्या कि सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है जिस पर चार्ज है, इसको कोई घेरे हुए, तो बाहर वाला पर आप कितना भी चार्ज देते जाइएगा पोटेंशियल दोनों का बदलेगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। उसका रीजन है क्योंकि जितना बाहर वाला पर चार्ज देने से जितना इसका बदलेगा उतना ही इसका बदलेगा, तो जब दोनों का सेम बदलेगा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रह जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, इसका पोटेंशियल बदलेगा, के क्यू बाई के ये वाला क्यू अब बटा इसका रेडियस, इतना से इसका बदलेगा इसका वाला, और उतना ही से इसका भी वाला भी बदलेगा, क्योंकि इस पर जो भी चार्ज दोगे तो जितना यहाँ पोटेंशियल आएगा उतना ही यहाँ पोटेंशियल आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, उस चार्ज के कारण, तो डिफरेंस कांस्टेंट रह जाएगा। तो एक तो बिना पेन उठाए बना सकते थे कि चूंकि बाहर वाला पर दे रहा है तो यही वाला पोटेंशियल होगा, अंदर वाला पर देता तब डिफरेंस होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम एंड ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इट इज एट रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस करा एट इक्विलिब्रियम द एंगल दैट द पेंडुलम मेक्स विद द वर्टिकल इज। ठीक है, तो ये तो पिथ बॉल प्रॉब्लम वाला है, तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर से क्या करिएगा कि पेंडुलम को क्या करिएगा, आप ऐसे छोड़िएगा और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो इस पर चार्ज भी दे दिया है आपको, कितना दे दिया है, 5 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया है, और मास दे दिया है 2 ग्राम, मैंने 2 × 10⁻³ kg इतना दे दिया है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किए हैं आप, अप्लाई किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी आपको दे दिया है। ए का वैल्यू कितना दे दिया है, 2000 वोल्ट पर मीटर इतना दे दिया है आपको। ठीक है, तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में कितना एंगल बनाएगा, तो ये चार्ज पॉजिटिव में है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स उधर लगेगा। अगर ये निगेटिव रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर रहता तो फोर्स इधर लगता। आप समझ रहे होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इस डायरेक्शन में एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो Q × E के, तो Q हो गया 5 माइक्रो और E का वैल्यू हो गया 2000। तो इसका मतलब इतना ही फोर्स इस पर लगेगा, एक इस पर कौन लगेगा, तो mg लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो mg का वैल्यू हो गया इतना × g, इसका मतलब 2 × 10⁻² हो गया, और एक क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। ये एंगल थीटा है। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, बहुत सारा तरीका है। ठीक है, एक तरीका क्या है कि ये एंगल थीटा है, तो आप क्या करिए, समझते जाना क्या करना है, कि ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा। तब इसमें मेथड क्या बताया जाता है, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ो, इसका कंपोनेंट इधर तोड़ो, इसको ये बैलेंस करेगा, इसको ये बैलेंस करेगा। ठीक है, और उससे tan थीटा आप कैलकुलेट करिए। ये सब क्लास में जितना बकवास है सब कर दिया जाता है। हम लोग को क्या होता है, पिथ होल वाला प्रॉब्लम में डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा दिया जाता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg। ठीक है, तो F इलेक्ट्रोस्टैटिक आप वहाँ से देख लीजिए, तो 5 दूनी 10 ना हो जाएगा जी, तो 10,000 हो गया, मैंने 10⁴, ये हो गया 10⁻⁶ ये वाला बाई mg, तो mg की वैल्यू हो गया 2 × 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ से कटेगा तो 10⁻², 10⁻4 हो जाएगा, जो इसको कैंसिल कर देगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan 1/2। ये कहाँ से आया हुआ आप समझ रहे होंगे कि टेंशन को इधर तोड़ देते हैं, इधर तोड़ देते हैं, इसको ये बैलेंस करता है, इसको ये बैलेंस करता है। ये सब क्लास में सब डिस्कस कर दिया जाता है। ठीक है, और भी तरीका है, इस दोनों का रिजल्टेंट जो है वो कितना एंगल बनाएगा उस एंगल के थ्रू भी निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो क्लास में आप इसको देख चुके होते हैं, तो कुछ है ही नहीं इसमें, क्या बताएं, इसमें बी हो जाएगा, यही वाला क्या है, tan 1/0.5। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा। समझ आ रहा है, इसको हम तोड़ करके जान के नहीं बता रहे हैं, क्लास में बताया जाता है कि टी को ऐसे तोड़ दिए तो टी cos थीटा है जो mg के बराबर हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिएगा टी sin थीटा, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर हो जाएगा। रेशियो ले लीजिएगा तो tan थीटा किसके बराबर आ जाएगा, F इलेक्ट्रोस्टैटिक बाई mg के।
ठीक है। और भी बताया था टेंशन कितना होगा, तो इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उतना ही ये होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो √(d²+d² टेंशन का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। थीटा निकालने का एक और तरीका होता है कि चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इस दोनों का रिजल्टेंट हर हालत में इसके अपोजिट होगा। तो टी इधर है तो ये ऐसे होगा, तो इस दोनों का रिजल्टेंट को कंडीशन में कर दिया जाता है, तो tan थीटा का वैल्यू फिर से वही आ जाता है। तो ये तो हम कैसे खाली खींच रहे हैं, ठीक है, ये सब क्लास में डील किए हुए रहता है। दिया हुआ है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाई ई वेक्टर इक्वल टू ax + b i कैप, वेयर ई इज इन SI यूनिट में है, x भी SI यूनिट में है। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर, ए का वैल्यू दिया हुआ है SI यूनिट में, बी का भी वैल्यू SI यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है। इफ द मैं सब SI यूनिट में दिया हुआ, दिमाग नहीं लगाना है। इफ द पोटेंशियल एट x = 1 इज V1 एंड दैट एट x = -5 इज V2 देन V1 - V2। ये तो तुम देखा हुआ सवाल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दे दे, पोटेंशियल पूछे, पोटेंशियल दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। इसको क्या करेंगे कि dV का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो -E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, जिस पर भी डिपेंड करेगा। तो इसको क्या करिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा। ठीक है। R1 पर V1 होगा, R2 पर V2 होगा, इसको कुछ करना ही नहीं, तो ये डायरेक्टे आ जाता है V2 - V1। ठीक है। इसको आप क्या करिएगा, माइनस को बाहर कर दीजिएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ax + b, केवल i कैप दिया है तो इसको केवल dx में हम लोग लिखेंगे, तो ये वाला dx कर दिए। समझ आ रहा है कि नहीं, ये आपको बताया गया कि i कैप j कैप में रहता है, तो इसको dx i कैप dy j कैप ऐसे करके डील करते हैं। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे। तो समझना यहाँ पर कि R1 पर V1 है, तो तुमको पूछ रहा है क्या V1 - V2। V1 कहाँ पर मानना है, x = 1 पर, x = 1 पर मानना है V1। तो x देखो यहाँ पर ये V1 ना है जी, V1 को माना गया है R1 पर। चलो पहले लिख देते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि तुम उलझ जाओ। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dV, ठीक है, V1 to V2। तो इसको कैसे करोगे डील तुम, ये समझ में आ रहा है ना, कुछ किए नहीं, dV का वैल्यू इतना होता है, इंटीग्रेट करिए। तुम यहाँ कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोबारा हम ऐसा लिख दिए। तो इस चलो लिमिट अब डाल देते हैं। ठीक है। तो हालांकि तेजी में किया जा सकता है। तो बोला x = 1 पर V1 है, तो x = 1 यहाँ पुट करिए। तो यहाँ V1 का वैल्यू कितना है, V1 मानना है, तो इसको V1 मान लिए। ठीक है। फिर x = -5 पर कितना है, V2 है, तो इसको V2 मान लिए। अभी dV को इंटीग्रेट करोगे तो V होगा, फिर डाटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा V2 - V1। ठीक है। माइनस इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ax dx तो हो जाएगा ax² / 2 प्लस b dx, तो b और dx का हो जाएगा x। इसको पुट कर देना 1 से -5 तक। इस माइनस को इधर ले आओ, तो क्योंकि V1 - V2 निकालना, तो V1 - V2 हो गया। इस माइनस को इधर कर दिए। अब इसमें देख लो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। देखो a 20 दिया हुआ है, तो इससे कटेगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है। और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो b का वैल्यू भी 10 दिया हुआ है। ठीक है। तो अब इसको पुट करो। अच्छा एक चीज़ समझना, 10 को बाहर खींच लो। तब जब 10 है ही है तो 10 को बाहर खींच लिए। तो 10 को बाहर खींच लोगे तो यहाँ पर से x² और x बचेगा, जिसको इसको पुट करोगे तो 25 प्लस -5 इतना तुम पुट कर दिए इसको। अब इसको पुट करो, माइनस इसको पुट करोगे तो 1² का 1 प्लस x के जगह पर 1 ऐसे होगा। अरे कुछ नहीं है, पुट करो ना, चला आएगा। तो यहाँ 10 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया, 20 हो गया। और यहाँ से 2 गया, तो 20 में से 2 गया तो कितना हो गया, 18 हो गया। तो 180 हो गया। देखो ठीक है, 180 वोल्ट हो गया। ये वाला कुछ करना ही नहीं है। या तो भी दे कर कर क्या पूछता, अगर भी दे कर कर क्या पूछता, ई पूछता था, हम लोग यहाँ से बढ़ते -dV/dx या d/dz जो भी है। और अगर बाकी में रहता तो ये वाला यूज करते हैं, -∂V/∂x i कैप -∂V/∂y j कैप, ऐसे करके करते हैं ना, -∂V/∂z के कैप, जब एक से ज़्यादा में रहता है। तो ओवरऑल यही है कि या तो भी दे कर करके ई पूछेगा, या तो ई दे करके भी पूछेगा। आपको ई दे कर करके क्या पूछा है, भी पूछा है, दिमाग ही नहीं लगाना। dV = इतना लिखे, इंटीग्रेट कर दिए। इस ये वाला सिंक्रोनाइज होना चाहिए, बने इस पोजीशन पर पोटेंशियल कितना है। तो आपको x = 1 पर V1 दिया है, तो यहाँ 1 पुट किए, यहाँ V1 पुट किए।
यहाँ पर क्या किए कि -5 पुट किए, तो इस जगह पर V2 है तो V2 इसको डील कर लिए, चला है। कुछ नहीं है इसमें, सब आपको देखा हुआ टाइप लग रहा होगा अगर क्लास का टाइप पकड़ाया होगा तो। दिया हुआ है एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज Q विथ सेपरेशन D। ठीक है, डायपोल ऑब्वियस सी बात है कि इक्वल और अपोजिट चार्ज से बना हुआ था, सेपरेशन D दिया है। द चार्जेज हैव सेम मास m, अच्छा चार्ज का मास m दिया है। ठीक है, इट इज केप्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इफ इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन देन इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ई। ये तो क्लास में बताया था कि डायपोल को अगर क्या करिएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा ऐसे करिएगा तो ये ऐसे ऐसे करेगा और एसएम करने लगता है। ठीक है, तो करिए। यहाँ पर कितना है, ये Q होगा, -Q होगा, ये +Q होगा, इसके बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करिएगा, एंगल थीटा होगा, ये सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसका मास भी दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो कभी भी कोई भी चीज़ जब एंगुलर क्या करता है, एसएम करता है, तो हम लोग टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं। तो इस पर टॉर्क कितना लगेगा, तो टॉर्क लगेगा PE का वैल्यू भी दिया है क्या, हाँ E को ही लिखा है, तो टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा PE साइन थीटा। ये सब हम लोग को पता है, टॉर्क का वैल्यू P क्रॉस ही होता है, तो P साइन थीटा हो गया। और टॉर्क का वैल्यू लिखिएगा I इंटू अल्फा, तो ये हो गया PE साइन थीटा। I का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, तो ये सेंटर के अबाउट I होगा। ठीक है, तो इसके बीच में दूरी D है, तो दो ढंग से कर सकते हैं, इसका मास इंटू D/2 का स्क्वायर, इसका मास प्लस इंटू D/2 का स्क्वायर, और दोनों को जोड़िए, उतना मत करिएगा। m है ना, तो सेंटर ऑफ मास से जो पास करेगा उसके बाद डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि म्यू डी स्क्वायर होता है, तो म्यू हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, तो इतना, तो म्यू डी स्क्वायर, इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, इंटू अल्फा, तो अल्फा को ही लिखा जाता है d2 थीटा बाई dt2। ठीक है, ये बराबर, ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं। अगर साइन के साथ करिएगा तो क्या होगा कि आप रोटेट ऐसे करिएगा, टॉर्क कैसे लगेगा, तो यहाँ माइनस होगा। हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा PE, और थीटा जब छोटा रहेगा तो ये वाला थीटा हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, तो ये एक तरह से क्या हो गया d2 थीटा बाई dt2। ठीक है, अगर साइन के साथ करिएगा, ठीक है, चलो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, ऐसे मैग्नीट्यूड वाइज ही समझते हैं, देखने में अच्छा लगे तुम ऐसे करके कर देना, ऐसे कर दे सकते हो कि भाई एग्जैक्ट तुमको फीलिंग आए, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ से हो गया माइनस, इसको इधर कर दीजिएगा, तो हो गया PE, और ये वाला 2 इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा md स्क्वायर। ठीक है, थीटा, तो इसका मतलब ये वाला ओमेगा स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आपको क्या पूछ रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही पूछ रहा है, तो ओमेगा का वैल्यू क्या करिएगा, इसका रूट ले लीजिएगा, तो √2PE बाई md स्क्वायर। देखिए जो भी होगा, तो डी स्क्वायर वाला में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, I इंटू अल्फ़ा, सही है, ये बराबर है -P। अच्छा, P का है जो कि वो डाटा पुट किया है, तो हो जाएगा 2, अब P का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो चार्ज है इंटू दूरी, तो यहाँ हो जाएगा Q इंटू DE बाई md स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो √2QE बाई md। ठीक है, तो √2QE बाई md फर्स्ट ऑप्शन, कुछ है ही नहीं। एंगुलर एंगुलर एसएम जब भी होगा तो हम लोग टॉर्क इक्वल टू I अल्फा कर देंगे, तो टॉर्क का वैल्यू इतना हो गया, टॉर्क को I अल्फा, माइनस साइन समझ गए होगे क्यों दिया गया है। ठीक है, ऐसे जब डेरिवेशन किया जा रहा है ना ऊपर से, तो उतना नहीं देखना, बस ये देखना कि एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल हो गया थीटा के, और ऐसे ऐसे करता है। तो हम लोग तो थ्योरी ही पढ़े रहते हैं कि उसको ऐसे करिएगा तो एसएम करता है, एसएम करता है, मैटर खत्म है। तो आप कल मैग्नीट्यूड वाइज भी करते तो हम लोग डायरेक्ट देख करके बता सकते थे। ठीक है, तो चूँकि अगर उसमें डायपोल मोमेंट देता तो यही वाला आंसर होता, डायपोल मोमेंट नहीं दिया, Q और D दिया है, तो P को खोल दिए, तो ऐसे चला है। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें जो कि बताया बहुत।